Hello students, welcome to CUET Adda 24/7. My name is Harsh and I'm a business studies mentor. बच्चों हम लोगों ने प्लानिंग में प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, लोगों को ड्यूटीज बांटी, लोगों को उनके काम बांटे। लेकिन अब हम स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग में हम लोगों को लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उनसे काम करवाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टिंग में उनको मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और लास्ट में आता है कंट्रोलिंग, जहां पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इज स्टाफिंग। तो बेटा उस लहजे से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे नंबर देखा जाए तो इस चैप्टर का नंबर है 3, लेकिन अगर आपकी बिजनेस स्टडीज के पूरे सिलेबस में नंबर देखा जाए तो इस चैप्टर का नंबर है आपका 6। ठीक है, तो ये आपका 6th चैप्टर है और ये मेरा 6th वन शॉट है आप लोगों के लिए, जो कि इस चैनल पे अब आप लोगों को दिख रहा है। तो बच्चों चलिए स्टाफिंग की बात करते हैं। सिंपल सी बात आपको समझाता हूं। स्टाफिंग मींस द सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सही इंसान का सही समय पे सही काम पे होना ही स्टाफिंग होता है। और बच्चों यहां पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं उनमें से हमें बेस्ट लोगों को चुनना होता है एंड दैट इज व्हाट स्टाफिंग इज। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों स्टाफिंग के डेफिनेशन की। तो देखो यार सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि स्टाफिंग में क्या होता है, राइट पर्सन है ना, हमें सही इंसान को नौकरी देनी है राइट टाइम पे और राइट जॉब पे। ठीक है, सही इंसान को जब हम सही समय पे सही नौकरी देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो उसे हम लोग स्टाफिंग कहते हैं। और स्टाफिंग का मेन काम ही यही है, स्टाफिंग का मेन एम ही यही है कि हमें क्या करना है, सही लोगों को सही समय पे सही जॉब देनी है। तो देखो यार सबसे पहली बात, स्टाफिंग में बच्चों क्या करते हैं, स्टाफिंग में हम लोगों को अपॉइंट करते हैं और वो भी लोग जो होते हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, वो काबिल होने चाहिए। तो स्टाफिंग मींस अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्संस अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग का मतलब बच्चों यही होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट उतने ही ज्यादा काबिल इंसान को लेके आना है ताकि वो काम करे। जैसा कि आप यहां भी देख सकते हैं कि आउट ऑफ बहुत सारे लोग मैंने ना बेस्ट इंसान को चुना। ठीक है, ये बेस्ट इंसान सबसे काबिल था और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए बेस्ट था। It means that more capable persons are appointed on more important post and comparatively less competent persons can be appointed on the less important post. इसका क्या मतलब हुआ, ज्यादा काबिल लोगों को ज्यादा अच्छी नौकरी देना और कम काबिल लोगों को थोड़ी कम अच्छी नौकरी देना। एंड बेटा यही होता है स्टाफिंग। मैंने आपको 3 चीजें बताई। सबसे पहले काबिल लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है, काबिल लोगों को सही समय पे सही जॉब देनी है, ज्यादा काबिल लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट और कम काबिल लोगों को थोड़ा कम इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आपको रखना है। यानी कि जितनी पोस्ट की इंपॉर्टेंस उतने ही काबिल लोगों को आपको जगह देनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और जब बच्चों आप ये चेक करते हो तो ये हो जाता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग में बेसिकली हम लोग यही करते हैं, ठीक है, कि लोगों को लेके आते हैं। अब बेटा बात कर लेते हैं स्टाफिंग के कुछ बेसिक फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए बेटा, प्लानिंग में प्लान बनाया, इंसानों की बात करी नहीं। इसके अलावा बेटा ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज को लेके आया, डिपार्टमेंटलाइजेशन किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बांटा, इंसानों की बात करी नहीं। ठीक है, स्टाफिंग पहला मैनेजमेंट का फंक्शन है जहां पे इंसानों की बात हो रही है। स्टाफिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। सेकंड, स्टाफिंग एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है। बेटा पहले स्टाफिंग को सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन नहीं माना जाता था। ठीक है, पहले स्टाफिंग करके कोई फंक्शन नहीं होता था, पहले सिर्फ 4 ही फंक्शन होते थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग को जगह नहीं मिली थी मैनेजमेंट के फंक्शंस की लिस्ट में, लेकिन अब बच्चों हमने स्टाफिंग को मैनेजमेंट के फंक्शंस की लिस्ट में जगह दे दी है। अब इसको एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन बना दिया गया है। क्योंकि पहले ना यार क्या होता था कि बस ले आओ किसी को भी काम करने के लिए, लेकिन आज की डेट में कॉम्पिटेंट लोगों को लाना है, स्किल्ड लोगों को लाना है, अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छे नॉलेज, अच्छे एजुकेशन और अच्छे बैकग्राउंड वाले लोगों को लाना है। और ये सब करने के लिए हमें स्टाफिंग को एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन बनाना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल फंक्शंस। बेटा कोई भी मैनेजरियल फंक्शन ले लीजिए, प्लान कौन बना रहा है, इंसान बना रहा है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन डिसाइड कर रहा है, इंसान डिसाइड कर रहे हैं। डायरेक्टिंग कौन कर रहा है, इंसान कर रहे हैं। परफॉर्मेंस को मेजर कंट्रोलिंग में कौन कर रहा है, इंसान कर रहे हैं। तो हर मैनेजरियल फंक्शन के लिए और हर मैनेजमेंट लेवल के लिए स्टाफिंग बहुत जरूरी है। लोगों का होना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लोग ही तो हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा के ले जाएंगे। 5वां पॉइंट है बेटा इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए स्टाफिंग के ऊपर
इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है ना बेटा। इंटरनल इन्वायरमेंट का फर्क कैसे पड़ता है? देखिए, जब मैं आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का इंटरनल इन्वायरमेंट आपको मैंने जब वन शॉट के अंदर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, इंटरनल इन्वायरमेंट का फर्क कैसे पड़ रहा है? क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि हमारे यहां जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, उनकी क्या क्वालिटी है, मतलब कितने अच्छे हैं वो लोग, उनका क्या बिहेवियर है ना, उनका व्यवहार कैसा है। जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो मोटिवेटेड है, जॉब से अपनी सेटिस्फाइड है या नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अपना ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो इंटरनल इन्वायरमेंट का फर्क कुछ इस तरीके से पड़ा। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का फर्क कैसे पड़ता है? देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कि कोई लीगल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, मैंने आप लोगों को बिजनेस इन्वायरमेंट तो पढ़ा दिया ना, मान लीजिए लीगल इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ और उस पॉलिसी की वजह से जो सरकार ने बनाई है मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ, तो बेटा मेरे यहां जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, कोविड-19 बीमारी जब आई थी कोरोना वायरस की, तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। आप सबको पता है, आप सबको याद भी होगा कि लॉकडाउन के समय पे क्या हुआ था। लॉकडाउन के समय पे बहुत लोगों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया, नौकरियों से लोगों को हाथ धोना पड़ गया। ठीक है, तो ये किसी भी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं था, एंड हेंस ये एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर है और इसके ऊपर किसी बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे बिजनेसेस को देखने को मिला। तो वही यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहला फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है स्टाफिंग। एक इंसानों से जो है जुड़ा हुआ एक आपका फंक्शन है, एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। स्टाफिंग एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है। स्टाफिंग मतलब मैनेजमेंट के हर फंक्शन के लिए जरूरी है, मैनेजमेंट के हर लेवल के लिए जरूरी है। स्टाफिंग एक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट से स्टाफिंग को फर्क पड़ता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जो मैंने आपको बीच में नहीं पढ़ाया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए बेटा, स्टाफिंग ना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉइज को बुला के लाना और उनसे काम निकलवाना ही सब कुछ नहीं होता है बेटा, हमें उनकी टेक केयर करनी पड़ेगी, है ना। जैसे एम्प्लॉइज को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एम्प्लॉइज को फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, एम्प्लॉइज को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, एम्प्लॉइज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना। ठीक है बेटा, बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि पानी, जैसे कि वाटर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ये जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज है ना, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, अब जैसे एम्प्लॉय आ रहा है काम करने, तो अंधेरे में तो काम कराओगे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ठीक है, पानी होना चाहिए पीने का, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए। ये चारों चीजें जब आप करते हो तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट होता है। तो बेटा इसीलिए स्टाफिंग को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहा जाता है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की। देखो बेटा, स्टाफिंग ही वो फंक्शन है ना जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब स्टाफिंग ही वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है कि अगर आप उसको सही तरीके से परफॉर्म करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा काबिल लोगों की भर्ती हो पाएगी, है ना, यही ना भाई। स्टाफिंग के अलावा कोई और तरीका है क्या कॉम्पिटेंट लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए? नहीं। ठीक है, तो स्टाफिंग इज हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। पॉइंट नंबर 2, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। देखिए बेटा, स्टाफिंग के अंदर आप सिर्फ लोगों को लेके नहीं आते हैं, लोगों को उनकी मेंटल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम बांटते हैं, उनका रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते हैं। ये सब करने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव होगी और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। देखिए बेटा, कोई भी एंटरप्राइज तभी ग्रो कर पाएगी जब उसके लोग सही तरीके से उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, और बेटा लोग हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन भी करेगी, एक्सपैंड भी करेगी जब लोग मेहनत करेंगे। क्योंकि देखो बेटा, कंपनी का मालिक सारा काम अकेले तो कर नहीं सकता है। अगर वो सारा काम अकेले कर पा रहा है, इसका मतलब कंपनी एक्सपैंड कर ही नहीं रही है। एक्सपैंड कर रही है तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको अपनी कंपनी को सर्वाइव करवाए रखना है, अगर आपको एक्सपेंशन करते रहना है, अगर आपको ग्रोथ करते रहना है, इन दैट केस स्टाफिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, है ना। इसके अलावा हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। देखो बेटा, स्टाफिंग में सिर्फ लोगों को लाके मतलब काम देने की बात नहीं हो रही है, स्टाफिंग में एजुकेशन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात भी हो रही है। यानी कि जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है वो फर्जी ना बैठा रहे, हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करने आ रहे हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको काम मिले,
आप खाली ना बैठें, आपसे यूटिलाइजेशन मतलब आपका यूटिलाइजेशन किया जाए टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। बेटा एम्प्लॉइज के जॉब सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करने के लिए और एम्प्लॉइज के मोरल को इंप्रूव करने में भी स्टाफिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोरल का मतलब बच्चों क्या है? मोटिवेशन प्लस डिसिप्लिन, है ना, कि भैया मेरा मोरल बहुत हाई है और मैं तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके ही रहूंगा। अगर एक एम्प्लॉय के मन में यह भावना है तो वो बहुत अच्छी चीज है। एंड स्टाफिंग इसमें हेल्प करता है कि लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहे और उनका मोरल इंक्रीज रहे। समझ गए बच्चा पार्टी? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो जाता है बेटा आपका स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अच्छा, एक यहां पे टॉपिक रहता है आपका एचआरएम का, तो वो मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं क्योंकि एचआरएम का टॉपिक इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंस। तो हम उसको क्या करते हैं, शॉर्ट में समझते हैं। सिंपल सी बात ये समझिए कि बेटा एचआरएम एक बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, और स्टाफिंग उसका एक छोटा सा कंसेप्ट है। एचआरएम एक बड़ा वाइडर कंसेप्ट है, ठीक है, स्टाफिंग एक नैरोअर कंसेप्ट है। एचआरएम में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत सारी अदर चीजें आती हैं, जैसे रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आता है, एजुकेशन आता है, साथ ही साथ एम्प्लॉइज डेवलपमेंट आता है, एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन आता है, ये सारी चीजें आती हैं। स्टाफिंग में सिर्फ लोगों को लेके आने की बात होती है और उनसे काम निकलवाने की बात होती है। एचआरएम एक ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है। बेसिकली स्टाफिंग की आप जब बात करते हैं तो वहां पे किसी एक एम्प्लॉय की बात हो रही है कि एक एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कैसे होगा, एक एम्प्लॉय का सिलेक्शन कैसे होगा, लेकिन एचआरएम एक बड़ा कंसेप्ट है। एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं सभी के लिए लागू होता है। समझ रहे ना? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2000 लोग काम कर रहे हैं ना, तो उन सबको मैनेज करा जाएगा और उस सबको जब हम मैनेज करेंगे तो उसको एचआरएम बोलेंगे। समझ गए? कैसे मैनेज करेंगे? बहुत सारी चीजें होती है बेटा। एम्प्लॉइज की छुट्टियों का देखेंगे, एम्प्लॉइज की लीव्स का देखेंगे, एम्प्लॉइज के हॉलीडेज का देखेंगे, एम्प्लॉइज कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं ये देखेंगे। इसके साथ साथ कोई अगर फन एक्टिविटी हो रही है वो देखेंगे। मान लीजिए एम्प्लॉइज को कहीं घुमाने ले जाना है, वो भी हैंडल करना है, एचआरएम का ही काम होता है। इसके अलावा आप ये लगा लीजिए, मान लीजिए कि कोई दिवाली का त्योहार है, न्यू ईयर है, तो एम्प्लॉइज को कोई गिफ्ट देने, वो सारी चीजें एचआरएम में आएंगी। एचआरएम में मतलब और जॉब सेटिस्फैक्शन की बात हो वो एचआरएम में आएगा, मोरल इंक्रीज करने की बात हो वो एचआरएम में आएगा, इंसेंटिव देने की बात हो वो एचआरएम में आएगा। एचआरएम एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जहां पे हमें एम्प्लॉइज को सिर्फ लाना नहीं होता है, हमें उनसे काम भी निकलवाना है, साथ ही साथ हमें उनकी टेक केयर भी करनी है। स्टाफिंग में सिर्फ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन तक ही बात होती है, ठीक है बच्चों? तो ये वाली कहानी भी यहां पे क्लियर हो जाती है। चलिए आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? स्टाफिंग की प्रोसेस। स्टाफिंग की प्रोसेस को अगर आपको लाइन से समझना है तो यहां पे मैंने लाइन से लिखा हुआ है, आप लोग इसको एक बार नोट कर सकते हैं। ये मेरे हैंड नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखिए स्टाफिंग की जो प्रोसेस है उसमें 3 और 3 6 और 2 8 टोटल 8 स्टेप्स आर देयर इन द स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। स्टाफिंग की प्रोसेस में टोटल बेटा 8 स्टेप निकल के आते हैं, और इन 8 स्टेप्स को समझने के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। सर कैसा लॉजिक? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको यह चेक करना है, आप मुझे बताइए बेटा, आप अगर एक कंपनी के मालिक है और आपको लोगों को लेके आना है तो सबसे पहले क्या करोगे? पहले देखोगे ना कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है और कितने लोग मेरे यहां ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखोगे कि मेरे यहां कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोगों की ऑलरेडी मुझे जरूरत है और कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। यानी कि आप मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करेंगे कि कितने लोगों की जरूरत है। अब देखिए जब हम ये देखते हैं कि कितने लोगों की हमको जरूरत है तो उसे हम लोग कहते हैं वर्कलोड एनालिसिस, और जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस। समझ गए? दोबारा रिपीट करूं, मेरे पास कितने लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इस एनालिसिस को कहते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस, और मुझे कितने लोगों की जरूरत है, इस एनालिसिस को कहते हैं वर्कलोड एनालिसिस, और इस पूरे टॉपिक को कहते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक। फिर आप करते हो रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में आप लोगों को क्या करते हो? बुलाते हो, आ जाओ भाई और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके जॉब के लिए अप्लाई कर दो। सिलेक्शन के अंदर आप बेस्ट लोगों को चुनते हो। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में आप नए एम्प्लॉय को उसकी जॉब पे प्लेस करते हो और उसको फैमिलराइज करवाते हो टू द न्यू इन्वायरमेंट।
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आप अपने एम्प्लॉय को जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंड करियर ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हो, इवैल्यूएट करते हो। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग समझ गए कि एम्प्लॉयज के करियर को डेवलप करने की बातें होती हैं, उसको ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी या पोस्ट देने की बात होती है। कॉम्पनसेशन में एम्प्लॉयज को पैसे देने की बातचीत होती है, समझ गए। तो ये आपको यहां पे लाइन से पढ़ना है, ठीक है, ओके। तो अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट की, ठीक है। तो वो आपके सामने ये रहा। सबसे पहले the very first step in staffing is to plan the manpower inventory required। कितने लोगों की मुझे जरूरत है, सबसे पहले ये देखिए कि कितने लोगों की जरूरत है, मैन पावर इन्वेंट्री कितनी चाहिए बाय अ कंसर्न इन ऑर्डर टू मैच देम विद द जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स। ठीक है बेटा, कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोगों की जरूरत है तो मेरे पास 100 लोग काम करने के लिए आए। Therefore, it involves forecasting and determining the future manpower needs of the concern। और देखो बेटा, आपको लग रहा होगा कि मुझे आज अगर 2 लोगों की जरूरत है तो मैं आज ढूंढने निकलूंगा। नहीं बेटा, अगर आज मुझे 2 लोगों की जरूरत है ना तो मैं उसको पहले ही ढूंढने निकल चुका होऊंगा, और अगर मुझे कल 2 लोगों की जरूरत है तो मैं आज से ही शुरू कर दूंगा। यानी कि स्टाफिंग सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं होती है, स्टाफिंग फ्यूचर के लिए भी होती है। एग्जाम्पल भी दे देता हूं बेटा आपको। अगर मेरी ब्रांच है और वहां वो है ब्रांच दिल्ली में, ठीक है, और यहां पे 100 लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी एक और ब्रांच खुल रही है जो कि खुल रही है मुंबई में, और वहां मुझे चाहिए 50 लोगों की जरूरत है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है मुंबई वाली ब्रांच खुलने के बाद, सारे मशीन लाने के बाद, सारे एसेट लाने के बाद मैं 50 लोगों को ढूंढने निकलूंगा, या पहले से ही ढूंढ के रखूंगा और जैसे ही ब्रांच शुरू होगी तो मैं काम करवाना शुरू कर दूंगा? सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है ना, कि मैं पहले से ही ढूंढ के रख लूं, जैसे ही ब्रांच शुरू हो मैं उन लोगों को उनका काम पकड़ा दूं। एंड बेटा इसीलिए कहा जा रहा है कि मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है, मैन पावर रिक्वायरमेंट फ्यूचर की बात करता है कि मेरे यहां ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर मैन पावर नीड क्या होगी। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो फिलहाल मैन पावर रिक्वायरमेंट के बाद आती है बारी रिक्रूटमेंट की। ठीक है, अब बेटा रिक्रूटमेंट क्या होता है ये एक बार समझ लेते हैं। रिक्रूटमेंट बेसिकली वो प्रोसेस होती है बेटा जहां पे आप सर्च करते हो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज के लिए। रिक्रूटमेंट may be defined as a process of searching for prospective employees। बच्चों रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहां पे आपको क्या करना होता है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को ढूंढ के ऑर्गेनाइजेशन में लाना होता है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब है वो लोग जो काबिल भी हो, जो एबल भी हो काम करने के, और जो विलिंग भी हो, जो काम करना चाहते हो। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो काबिल हो और जो काम करना चाहते हो। समझ रहे हो? तो रिक्रूटमेंट में आप सबको बुलाते हो, आ जाओ भाई तुम भी, आ जाओ आ जाओ, हाँ हाँ आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर दो। स्टिमुलेटिंग का मतलब हो गया बेटा यहां पे कन्विंस करना। अब आप लोग पढ़ के देखिए, अब आप लोग पढ़ के देखिए कि रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम एंड कन्विंसिंग देम, उनको मनाना कि देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए आप क्या करिए, अप्लाई करिए। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को ढूंढने की, और ढूंढने के बाद उनको बुलाने की कि आओ भैया और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके जॉब के लिए अप्लाई करो। रिक्रूटमेंट बेसिकली 2 तरीकों से की जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस कही जाती है क्योंकि यहां पे आप सबको बुलाने की बात कर रहे हो, है ना, तो इसीलिए रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि आप सबको इनवाइट कर रहे हो। रिक्रूटमेंट के बाद बेटा नंबर आता है, जैसा कि मैंने आपको यहां पे दिखाया था। रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो रिक्रूटमेंट के बाद नंबर आता है बच्चों सिलेक्शन का। अब ध्यान से सुनिएगा, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स from within the organization or from outside the organization the most suitable person for the current position or for future position। देखो बेटा, जितने लोग रिक्रूटमेंट में आए थे ना, उनमें से बेस्ट लोगों को चुनना ही तो सिलेक्शन है। देखिए, आएंगे ज्यादा, चुनना है कम को। इंडियन आइडल का ऑडिशन देखा है, बहुत से लोग देने आते हैं ऑडिशन, लेकिन मुंबई जाते हैं सिर्फ 15, टॉप 15। तो रिक्रूटमेंट हम कितनों का भी कर लें, सिलेक्ट हम कुछ को ही करेंगे।
ठीक है। अब चाहे वो सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हो, करंट पोजीशन के लिए हो और या तो फ्यूचर पोजीशन के लिए हो। साथ ही साथ सिलेक्शन में क्योंकि हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो बाकियों को क्या करेंगे, बाकियों को हम रिजेक्ट करेंगे, और क्योंकि हम बाकियों को रिजेक्ट करेंगे इसलिए सिलेक्शन को एक निगेटिव प्रोसेस माना गया है। क्या माना गया सर? सिलेक्शन को एक निगेटिव प्रोसेस माना गया सर, क्योंकि हम बाकियों को सर रिजेक्ट कर देंगे, कुछ ही को हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया सिलेक्शन। सर सिलेक्शन के बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है बच्चों, चलिए ओके। तो देखो क्या पढ़ रहे हैं, स्टाफिंग की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। स्टाफिंग की प्रोसेस में सबसे पहले हम लोगों ने देखा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर हम लोगों ने देखा रिक्रूटमेंट, फिर हम लोगों ने देखा सिलेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट की। देखिए बच्चों, प्लेसमेंट का मतलब होता है, सबसे पहले प्लेसमेंट का मतलब समझिएगा, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, प्लेसमेंट का मतलब होता है पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब, सही इंसान को उसकी सही जॉब दे देना, दैट इज व्हाट प्लेसमेंट इज। आप समझते हैं ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है। बेटा ओरिएंटेशन कहिए, इंट्रोडक्शन कहिए या फिर इंडक्शन कहिए। ओरिएंटेशन में जब एक बार लोगों की छटनी हो जाती है और लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो जो अपॉइंटेड कैंडिडेट्स हैं उनको फैमिलियर करवाया जाता है, उनको मिलवाया जाता है बाकी के वर्क यूनिट्स से, वर्क यूनिट्स यानी कि और भी जो लोग काम कर रहे हैं, वर्क इन्वायरमेंट से, और इसके लिए अलग अलग ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइजेशन में रखाए जाते हैं। कुल मिला के ओरिएंटेशन का मतलब वो पहला दिन होता है किसी भी एम्प्लॉय की लाइफ में जहां पे उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, उसके काम के बारे में बताया जाता है, उसको लोगों से मिलवाया जाता है जिनके साथ उसको काम करना है, एंड दैट इज व्हाट ओरिएंटेशन इज। ठीक है, और सेम आपके साथ ये कॉलेज में होगा। जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपके जो प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, सीनियर्स हैं, अलग अलग कमिटी मेंबर्स हैं, वो आपको आपके कॉलेज के बारे में सारी जानकारी देंगे, एंड वो आपका ओरिएंटेशन डे होगा, आपके कॉलेज का पहला दिन। वैसे ही जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है और उसका पहला दिन होता है तो उसका होता है ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन में उसको फैमिलियर करवाया जाता है पूरे इन्वायरमेंट से और उसको राइट जॉब दी जाती है प्लेसमेंट में। तो ये हो जाता है आपका ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, एंड ओरिएंटेशन कह लो या ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट कह लो। तो देखो बेटा ये 4 हो गए। अब आएंगे ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे, प्रमोशन करियर प्लानिंग पे और कंपनसेशन पे। ठीक है, तो ये देने के बाद है ना, हम जब प्लेसमेंट कर लेते हैं, ओरिएंटेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, परफॉर्मेंस हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। देखिए फिर उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा, ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट देंगे। ट्रेनिंग डेवलपमेंट अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। ट्रेनिंग का मतलब है एम्प्लॉय की स्किल्स पे काम करके उसको इंप्रूवमेंट करवाना, और बच्चों डेवलपमेंट का मतलब यहां पे है कि एम्प्लॉयज के करियर को थोड़ा पंख लगाना ताकि वो एम्प्लॉय अपने करियर में और आगे बढ़ जाए और पंख फैला के उड़ सके। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। यहां पे आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूं या क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात यह, आप मुझे बताइए बेटा, आप एक स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आपके स्कूल में आपके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है या नहीं किया जाता है? आपके लिए हाफ ईयरली पेपर रखाया जाता है, प्री बोर्ड रखाया जाता है, यूनिट टेस्ट रखाया जाता है, फाइल रखाई जाती है, वाइवा रखाया जाता है, आपके लिए बोर्ड का पेपर होता है ना। ये सब कुछ क्यों होता है? ताकि हम एक बच्चे की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकें। बिल्कुल वैसे ही एक एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट किया जाता है कि भाई हमने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दी, हमने एम्प्लॉय को डेवलपमेंट दे दिया, हमने एम्प्लॉय को प्लेस कर दिया, हमने एम्प्लॉयज का ओरिएंटेशन भी करा दिया, तो अब देखा जाएगा कि एम्प्लॉयज अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू कीप अ ट्रैक और रिकॉर्ड ऑफ द बिहेवियर, एटीट्यूड एज वेल एज ओपिनियंस ऑफ द वर्कर्स टुवर्ड्स देयर जॉब। ठीक है बेटा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाता है एक ट्रैक रखने के लिए, एक रिकॉर्ड रखने के लिए, बिहेवियर का, एटीट्यूड का और लोगों के ओपिनियन का, कि भैया वर्कर्स अपने जॉब के बारे में क्या ओपिनियन, क्या एटीट्यूड और क्या बिहेवियर रखते हैं। ठीक है, ये एक रेगुलर असेसमेंट होता है, यानी कि ये कोई रुकता नहीं है, ये रेगुलरली किया जाता है एम्प्लॉयज के साथ, ताकि उनको इवैल्यूएट किया जा सके और उनको सुपरवाइज किया जा सके अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो। ठीक है,
It is basically concerning to know how the development cycle and growth pattern of the employees in a concern. क्या कहा गया है कि बेटा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि हम एक एम्प्लॉय के ग्रोथ पैटर्न को समझ पाए या डेवलपमेंट साइकिल को समझ पाए कि देखो भैया ठीक है यार, तुम एम्प्लॉय हो ना, तुम्हें 6 महीना हो गया यार काम करते, तुम परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का समय आ चुका है, तो चलो यार इनकी जन्मपत्री खोलो और देखो इन्होंने 6 महीने में क्या क्या काम किया। अब इससे होगा क्या, पास्ट 6 महीने का जब डाटा मिल जाएगा ना कंपनी को, तो वो उस एम्प्लॉय के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब समझ पाएंगे कि एम्प्लॉयज का ग्रोथ पैटर्न क्या है, डेवलपमेंट साइकिल क्या है, अभी डेवलप कर चुका है या डेवलप करना बचा है। अगर बचा होगा तो उस हिसाब से काम बांटेंगे, अगर डेवलप कर चुका है तो उस हिसाब से काम बांटा जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां पे बेसिकली बेटा परफॉर्मेंस को मेजर करने की बात हो रही है, इवैल्यूएट करने की बात हो रही है। फिर आते हैं प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग पे। प्रमोशन एंड ट्रांसफर कह लो, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग कह लो। सिंपल सी बात है बेटा, प्रमोशन देखिए, प्रमोशन एक तरीके का मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव है। फिलहाल यहां पे नॉन मॉनिटरी लिखा हुआ है, आप मॉनिटरी भी लगा लीजिए। प्रमोशन का मतलब होता है इंसान को छोटी जॉब से हायर जॉब की तरफ शिफ्ट करना, इन विच द वर्कर इज शिफ्टेड फ्रॉम अ हायर जॉब डिमांडिंग बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज as well as shifting the workers and transferring them to different work units, है ना। क्या कहा जा रहा है कि प्रमोशन में बेसिकली होता क्या है, लोगों को शिफ्ट किया जाता है। देखिए प्रमोशन में क्या हो रहा है, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, ये होता है प्रमोशन। समझ गए? ये होता है प्रमोशन, लोगों को लोअर लेवल से अपर लेवल पे शिफ्ट किया जा रहा है, इसे प्रमोशन कहते हैं। जहां पे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं बच्चों, और उनको ना ज्यादा काम दिया जाता है, ज्यादा रुतबा, ज्यादा पैसा, ये सारी चीजें ऑफर की जाती हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं बच्चों ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एक वर्क यूनिट से दूसरी वर्क यूनिट पे ट्रांसफर कर देना। तो प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, करियर प्लानिंग हो गई, ये सारी चीजें यहां पे आती हैं। एंड लास्ट जो देखिए लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कर दिया, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर दिया, प्रमोशन करियर प्लानिंग भी कर दी। अब लास्ट में आएगा बच्चा पार्टी कॉम्पनसेशन, यानी कि पैसा। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो कहां पे आ जाए, अब हम लोग आ जाते हैं, ये देखिए अपने रेम्यूनरेशन पे। ठीक है, अब रेम्यूनरेशन क्या होता है वो तो आप लोग समझते ही हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं भैया, पैसा जिसके लिए एक एम्प्लॉय काम करता है, सीधी सी बात है। अगर कोई एम्प्लॉय किसी के लिए कहीं भी काम कर रहा है तो उसका एकमात्र रीजन होगा और वो होगा पैसा। तो बेटा रेम्यूनरेशन इज अ काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन प्रोवाइडेड मॉनिटरीली टू द एम्प्लॉयज फॉर देयर वर्क परफॉर्मेंस। रेम्यूनरेशन एक तरीके का कॉम्पनसेशन होता है जो कि एम्प्लॉयज को पे किया जाता है उनके वर्क परफॉर्मेंस के लिए, उनके काम के लिए। ठीक है, दिस इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ जॉब। देखिए जैसी आपकी जॉब की नेचर वैसा आपको पैसा मिलेगा। अगर आप स्किल्ड हैं तो उस हिसाब से पैसा मिलेगा, अनस्किल्ड हैं तो उस हिसाब से, फिजिकल काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से, मेंटल काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से। रेम्यूनरेशन फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट मॉनिटरी इंसेंटिव फॉर द एम्प्लॉय। और बेटा रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी, यानी कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए। आप खुद सोचिए, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और आपको पैसा नहीं मिल रहा है, कब तक काम करोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, कब तक काम करोगे? नहीं कर पाओगे ना। बेटा रेम्यूनरेशन में सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि हर एम्प्लॉय को पैसा चाहिए, ये साफ साफ यहां पे बताया जाता है। और हर एम्प्लॉय को पैसा दीजिए, आप उसके वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से आप रेम्यूनरेशन को कॉम्पनसेशन भी कह सकते हो। आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। तो बेटा आप देख सकते हैं, दोबारा से आप इसको देख लीजिए। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया, स्टाफिंग, स्टाफिंग के फीचर्स, स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस, हम लोगों ने देख लिया स्टाफिंग की प्रोसेस को, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, सारी चीजें हो गई हैं। तो देख लो सारे के सारे यहां पे स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। और आप इसको याद करने का तरीका ऐसे भी ले सकते हो, जैसे एस्टिमेटिंग के ई से आता है 1 रुपए। ठीक है, 1, रिक्रूटमेंट के आर से रुपए, सिलेक्शन के से, प्लेसमेंट के पी से पेप्सी, 1 रुपए से पेप्सी। ठीक है, पहले तो ये याद कर लो, 1 रुपए से पेप्सी, है ना। अब 1 रुपए से पेप्सी आपको याद हो जाएगा, 1 रुपए से पेप्सी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ऐसा याद कर सकते हो, बना लेते हैं यहीं पे कि हाँ, मैंने टी पॉइंट पे पी,
ठीक है, 1 रुपए से पेप्सी मैंने टी पॉइंट पे पी, ठीक है, फिर मैं वहां से चला गया। समझ गए ना? तो अब आप देख लीजिए, अब आप लोग ये निमोनिक आपके लिए तैयार है। 1 रुपए से पेप्सी, 1 रुपए से पेप्सी मैंने टी टी मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का टी पॉइंट पे पी, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का पी, यानी कि पॉइंट पे पी, यानी कि प्रमोशन का पी, तो मैंने पी, और कॉम्पनसेशन का सी, यानी कि मैं वहां से चला गया। 1 रुपए से पेप्सी मैंने टी पॉइंट पे पी और फिर मैं वहां से चला गया। ये हो जाता है स्टाफिंग का प्रोसेस का निमोनिक, जो कि मैंने अभी अभी आपके सामने यहां पे बना दिया। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दूं, 1 रुपए से पेप्सी मैंने टी पॉइंट पे पी और फिर मैं वहां से चला गया। करेक्ट है। तो ये हो जाता है बेटा स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस। आई होप कि आप लोग को यहां पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों रिक्रूटमेंट के अलग अलग सोर्सेज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट के अंदर आप लोगों को बुला के लाना होता है कि आओ भैया मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो। लोगों को बुलाने के 2 तरीके हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। सबसे पहले बात करने वाले हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। इसमें भी 3 तरीके हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये, इंटरनल रिक्रूटमेंट बेसिकली होता क्या है बच्चों? इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर ना आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही बुलाते हो। यानी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं जब उन्हीं में से किसी को पकड़ के ले आऊं और नई वैकेंसी के लिए भर्ती कर लूं तो उसे इंटरनल सोर्स कहते हैं। एक्सटर्नल में अपन बाहर से ढूंढ के लाते हैं। इंटरनल सोर्सेज रिफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देख रहे हो ये वर्ड, देख रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मैं लोगों को जब लेके आऊं तो इसे इंटरनल सोर्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसफर, प्रमोशन और ले ऑफ पे। ठीक है बेटा, अब देखो ट्रांसफर का मतलब सिंपल है, ये समझ गए ना? इंटरनल सोर्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही मैं एडजस्टमेंट कर दूं। ट्रांसफर का मतलब क्या है? ट्रांसफर का मतलब है कि मैं अपने किसी इंप्लॉय को शिफ्ट करूं फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। ट्रांसफर इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। एक जॉब से दूसरे जॉब पे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे, और एक शिफ्ट से, मॉर्निंग शिफ्ट में कोई है तो नाइट शिफ्ट, कोई नाइट शिफ्ट में है तो मॉर्निंग शिफ्ट। एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में अगर हम उसको ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम ट्रांसफर कहते हैं। प्रमोशन में बेसिकली क्या होता है? अच्छा, ट्रांसफर उसी का होगा ना जो पहले से काम कर रहा होगा, प्रमोशन भी उसी का होगा जो पहले से काम कर रहा होगा। प्रमोशन में बेसिकली क्या होता है? प्रमोशन में बच्चों हम लोग अपने एम्प्लॉइज को हायर पोजीशन ऑफर करते हैं फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल, जिससे उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ज्यादा रुतबा यानी कि ज्यादा बड़ी प्रेस्टीज हो जाती है, ज्यादा फैसिलिटीज उसको मिलती हैं और ज्यादा पैसा भी अपने एम्प्लॉय को मिलता है। समझ गए बच्चों? तो कहानी यहां पे यही है कि या तो आप ट्रांसफर कर दीजिए, ऐसे ऐसे शिफ्ट कर दीजिए, या तो प्रमोशन कर दीजिए, ऐसे ऐसे शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, ट्रांसफर में शिफ्ट ऐसे होगा और प्रमोशन में ऐसे होगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ये वाली कहानी है। और या तो आप क्या कर दीजिए, ले ऑफ कर दीजिए। सर ले ऑफ का क्या मतलब होता है? बेटा ले ऑफ का मतलब होता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं जिनको मैंने पहले निकाल दिया था, अब मैं उनको वापस से रिकॉल कर रहा हूं। टू रिकॉल द टेम्परेरी वर्कर्स, टू रिकॉल द टेम्परेरी वर्कर्स फॉर वर्क इज कॉल्ड ले ऑफ, हु वर टेम्परेरीली सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। देखिए, जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉइज को बुला के लाऊंगा जिनको मैंने पहले टेम्परेरीली निकाल दिया था काम ना होने की वजह से, तो उसे अपन ले ऑफ कहते हैं, है ना? ऐसे एम्प्लॉइज जो कि टेम्परेरीली सेपरेट किए गए थे, टेम्परेरी वर्कर्स थे और काम के कमी की वजह से हमने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, जब मैं उनको वापस बुला के लाऊंगा तो इसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग ले ऑफ कहते हैं। समझ गए बच्चा पार्टी? चलिए, तो ये हो जाता है आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो बेटा, एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या करते हैं? हम कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से पकड़ के लाते हैं, है ना? पकड़ के लाते हैं मतलब बुला के लाते हैं। तो when the candidates from outside the organization are invited to fill the vacant job position, जब हम कैंडिडेट्स को बुला के लाते हैं
वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। द कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर, जो कॉमन मेथड्स बताए गए हैं वो 3 बताए गए हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टीजमेंट, और टोटल 10 हैं। इस पेज पे 3 बताए गए हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे बेटा, एक बार इन तीनों चीजों को आप एक बार पढ़ेंगे, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को बुला के लाते हैं कि आओ भैया और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो। टोटल 10 सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आर देयर, टोटल 10 होते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज, समझ गए, और उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहां से शुरू होती है कहानी, तो आप लोग एक बार इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। एक्सटर्नल सोर्सेज में बाहर से बुला के लाते हैं। एक्सटर्नल सोर्स में सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। बच्चों यहां पे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे एक नोटिस बोर्ड लगाते हैं, नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस छपवाते हैं, नोटिस पे लिख देते हैं कि जो भी जॉब अवेलेबल है, जो भी इस नोटिस को देख रहा है वो डायरेक्टली हमारे यहां काम करने के लिए आ सकता है, ठीक है। बेसिकली जब हमको अर्जेंट हायरिंग करनी होती है, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अर्जेंट हायरिंग होती है और बदली वर्कर्स की जरूरत होती है, बेटा बदली वर्कर्स बेसिकली टेम्परेरी वर्कर्स को बोला जाता है, तो हम ऐसा काम करते हैं कि गेट पे नोटिस लगा देते हैं। बदली वर्कर्स आर टेम्परेरी वर्कर्स, जो डेली डेली बदल जाएं वो बदली। और जब हमें अर्जेंट हायरिंग करनी होगी तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगवा देते हैं। नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। जो भी हमारे यहां जॉब अवेलेबल है उसकी डिटेल्स को हम स्पेसिफाई कर देते हैं। कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है बेटा, बहुत सारे रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एक डाटाबेस बना के रखते हैं ऐसे एप्लीकेंट्स का जिनको पहले कॉल नहीं की गई थी और नहीं बुलाया गया था। बेसिकली बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन एक डाटाबेस तैयार करता है ऐसे एप्लीकेंट्स का जो कि डेली डेली ऑर्गेनाइजेशन में आते रहते हैं जॉब मांगने के लिए। जब जरूरत नहीं होती है तो हम उनके एप्लीकेशन को बचा के रख लेते हैं, और जब जरूरत होती है तो उसी लिस्ट में सबको वापस बुला लिया जाता है कॉल या मैसेज करके। तो आप याद कर सकते हो कैजुअल कॉलर, ठीक है। अब आते हैं सर एडवर्टीजमेंट पे। बेटा अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो सैटरडे थर्सडे के न्यूज़पेपर में, संडे के न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़पेपर में वो किसी भी कंपनी का हो, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, है ना, या आप कह लो अमर उजाला या नवभारत टाइम्स, कोई भी पेपर आप आज उठा के देखिए जो ट्रेंडिंग है, जो लोगों को पसंद आते हैं, आप उनको उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एडवर्टीजमेंट उस पर रहते हैं नौकरियों के क्लासिफाइड वाले पन्ने पे, ठीक है। जो आपके शहर की लोकल नौकरियां होती हैं वो उसमें निकाले जाते हैं। तो आप भी ये कर सकते हो बेटा, आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो मीडिया के माध्यम से। जनरली उससे क्या होता है, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो में, इंटरनेट में, टेलीविजन में, जनरली उससे क्या होता है, आपकी चॉइस बढ़ जाती है, वाइडर चॉइस, है ना। जनरली क्या होता है, उससे आपकी चॉइस बढ़ जाती है, वाइडर चॉइस आपकी हो जाती है, यानी कि ज्यादा जनता तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं बेटा और बात करते हैं अपने नेक्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, जो कि है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड कैंपस रिक्रूटमेंट। पहले मैं आपको कैंपस रिक्रूटमेंट पढ़ाऊंगा। बेटा कैंपस रिक्रूटमेंट बोलिए चाहे कैंपस प्लेसमेंट बोलिए, बड़ी सिंपल सी बात है। जब कंपनीज किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बच्चों को हायर करती है, जो ये बच्चे हैं जिनकी डिग्रियां अब पूरी हो चुकी हैं, कुछ इस तरीके से इन बच्चों के इंटरव्यू लिए जाते हैं और इनको नौकरियां प्रोवाइड करी जाती हैं। कॉलेज के अंदर जाके जब कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है तो उसे हम लोग कॉलेज प्लेसमेंट या कॉलेज रिक्रूटमेंट बोलते हैं, ठीक है, या कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं, जब कॉलेज के बच्चों को हायर कर लिया जाए, 3rd ईयर या 4th ईयर के बच्चों को।
अब आते हैं सर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे। बेसिकली बेटा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में आपको डिटेल में समझा देता हूं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली गवर्नमेंट का एक ऑफिस होता है जो कि हर जिले या हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में, है ना। डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, जिला कहते हैं। तो हर जिला हर डिस्ट्रिक्ट में ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बौद्ध का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, साफ साफ लिखा भी हुआ है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम क्या करता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए बेटा बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम क्या है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम यह है कि जिस भी जिले का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसके अंदर वर्कर्स आके अपने एप्लीकेशंस को जमा कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। और जब कभी भी नौकरियों की जरूरत होगी या जॉब्स की जरूरत होगी तो वो जॉब्स वर्कर्स को मिल जाएगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली मीडिएटर का काम करता है, वो लेबर्स को मिलवाता है, लेबर्स को बेसिकली काम प्रोवाइड करता है। अब काम किसी भी तरीके का हो, किसी प्राइवेट कंपनी में ही क्यों ना हो, मनरेगा नरेगा जैसी सोशल जॉब गिविंग स्कीम से रिलेटेड ही क्यों ना हो, काम मिलने से मतलब है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हर जिले में हर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। गवर्नमेंट का ये ऑफिस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, ठीक है। चलिए अब आते हैं और बात करते हैं रिकमेंडेशन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वेब पब्लिशिंग और प्लेसमेंट एजेंसी की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा प्लेसमेंट एजेंसीज की, क्योंकि आप लोग अभी अभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पढ़ के आए हो तो प्लेसमेंट एजेंसी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जो काम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करता है बेसिकली वही सेम टू सेम काम प्लेसमेंट एजेंसी भी करती है। प्लेसमेंट एजेंसी बेसिकली वर्कर्स को मिलवाती है कंपनीज से, ठीक है ना, या एम्प्लॉयज को या मैनेजरियल लेवल एम्प्लॉयज को बेसिकली कंपनीज से मिलवाती है। देखिए कंपनीज ने अपनी जॉब रिक्वायरमेंट प्लेसमेंट एजेंसी को दी, प्लेसमेंट एजेंसी के आपकी एजेंसीज के पास वर्कर्स हैं, तो प्लेसमेंट एजेंसी कंपनीज को एप्रोप्रिएट वर्कर की प्रोफाइल फॉरवर्ड कर देती है उनकी जॉब के हिसाब से, और फिर कंपनीज प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से वर्कर्स को नौकरियां दे देते हैं। समझ गए। बेसिकली प्लेसमेंट एजेंसी भी यहां पे क्या काम कर रही है, एक मीडिएटर का काम कर रही है। बस फर्क इतना है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसी में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक सरकारी कार्यालय है, गवर्नमेंट ऑफिस है, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी जो है बच्चा पार्टी वो आपका प्राइवेटली ओन्ड भी हो सकता है। प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेटली ओन्ड भी हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट ओन्ड गवर्नमेंट ऑफिस ही रहेगा। अब आते हैं वेब पब्लिशिंग पे। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वेब पब्लिशिंग। Naukri.com, LinkedIn.com ऐसी वेबसाइट्स पे जॉब ऑफरिंग्स पोस्ट करना और लोगों को रिक्रूट करना इंटरनेट के माध्यम से, इन एप्लीकेशंस के माध्यम से, तो इसे हम लोग वेब पब्लिशिंग बोलते हैं, ठीक है। वेब पब्लिशिंग हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। बेसिकली बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो लेबर से टच में रहता है। जैसे इस फोटो में ये साहब जो आपको दिख रहे हैं हरे कलर की जैकेट में, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर की तरह यूं खड़े हुए हैं। अब इनका काम बेसिकली ये होता है कि ये वर्कर्स से टच में रहते हैं, लेबर्स से टच में रहते हैं, और जैसी कंपनी को रिक्वायरमेंट पड़ी ये लेबर्स को बुला के ले आते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर यानी कि एलसी साहब। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, दैट इज बेटा रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन समझिएगा भाई, मैं एक पुराना एम्प्लॉय हूं किसी कंपनी का, मैंने अपने किसी दोस्त का रिकमेंडेशन दे दिया अपनी कंपनी को कि देखो भैया वो बहुत मेहनती है, जितना मेहनती मैं हूं, जितना पढ़ा लिखा मैं हूं, मेरा दोस्त भी उतना पढ़ा लिखा है। बेसिकली रिकमेंडेशन करता कौन है? रिकमेंडेशन का मतलब आप कह सकते हो सिफारिश, ठीक है। आप रिकमेंडेशन को सिफारिश भी बोल सकते हो हिंदी में। रिकमेंडेशन को सिफारिश भी बोला जा सकता है। एंड रिकमेंडेशन कौन किसका करता है? रिकमेंडेशन ओल्ड एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय का करता है, ठीक है, या अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड का करता है। जैसे मैं अगर अपने किसी दोस्त को बुला के लाऊं और कहूं अपनी कंपनी से कि आप इसको नौकरी दे दो, तो ये रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए आपके सारे के सारे एक्सटर्नल सोर्सेज, और अब मैं आपको बताता हूं वो तरीका जिससे आप एक्सटर्नल सोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लोगे। एक्सटर्नल सोर्सेज को याद करने का बेस्ट तरीका है डीसीपी लॉ की केयर करता है। डीसीपी लॉ की केयर करता है। यहां पे डी का मतलब है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सी का मतलब है कैजुअल कॉलर, पी का मतलब है प्लेसमेंट एजेंसी, एल का मतलब है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ए का मतलब है एडवर्टीजमेंट, डब्ल्यू का मतलब है वेब पब्लिशिंग, सी का मतलब है कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है, या कैंपस रिक्रूटमेंट, ए का मतलब है एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, आर का मतलब है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और ई का मतलब है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है बेटा। टोटल 10
एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट आर देयर विच आर डिस्कस्ड हेयर। ठीक है, टोटल 10 है ये। डीसीपी लॉ की केयर करता है। ओके, अब इसी के साथ आपको एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूं स्टाफिंग की प्रोसेस को, जो मैंने आपको बताया था कि 1 रुपए से पेप्सी, टी पॉइंट पे पी, फिर मैं वहां से चला गया। 1 रुपए से पेप्सी मैंने टी पॉइंट पे पी और फिर मैं वहां से चला गया। तो बेटा ये हो जाता है स्टाफिंग का प्रोसेस। अभी आगे बात करते हैं और समझते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सर क्या डिफरेंस है वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस में। आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बट एक बार और पढ़ा दे रहा हूं। वर्कलोड एनालिसिस में बेसिकली आप क्या करते हो, कितने लोगों की जरूरत है और कितने तरीके के लोगों की जरूरत है ये देखते हो। ठीक है, वर्क ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। देखो वर्कलोड के अंदर ना बच्चों हम लोग ये देखते हैं हमें कितने लोगों की जरूरत है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड। एंड टाइप का मतलब है कितने तरीके के लोग चाहिए, स्किल्ड अनस्किल्ड, क्या बैकग्राउंड, क्या फीचर, क्या एक्सपीरियंस, क्या नॉलेज, कैसे लोगों की जरूरत है। और वर्कफोर्स एनालिसिस में हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि कितने लोग ऑलरेडी मेरे वर्कफोर्स में काम कर रहे हैं, कितने लोग ऑलरेडी मेरे यहां काम कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय अवेलेबल। ठीक है, समझ गए, दिक्कत कोई नहीं है। ठीक है, तो बेटा इसे कहते हैं वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। अभी बात करते हैं और समझते हैं सिलेक्शन को। सिलेक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया से टॉपिक आने वाले हैं। ओके ठीक है, तो सिलेक्शन के बाद आ जाते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। तो भैया सिलेक्शन के इस वाले पेज से तो आप भली भांति अवगत हैं। सिलेक्शन वो प्रोसेस है जहां पे आप लोगों को चुन के ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हो, बेस्ट लोगों को चुनते हो आउट ऑफ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। पूल स्विमिंग पूल जो कैंडिडेट का है उसमें से सिर्फ बेस्ट लोगों को आप चुनते हो और इसे ही हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं। अभी बात कर लेते हैं बेटा सिलेक्शन की प्रोसेस, लेकिन सिलेक्शन की प्रोसेस को भी याद करने का आपको बेहतरीन सा तरीका बताता हूं। आज मैंने आप लोग को वन शॉट के अंदर 3 निमोनिक बताया। निमोनिक नंबर 1, 1 रुपए से पेप्सी मैंने टी पॉइंट पे पी और मैं वहां से चला गया। निमोनिक नंबर 2, डीसीपी लॉ की केयर करता है। और अब बताने जा रहा हूं निमोनिक नंबर 3, सिलेक्शन की प्रोसेस को याद करने का आसान तरीका, फिर एक एक करके इनके स्टेप्स भी समझेंगे। प्लीज स्माइल एल्स रिनोन्ड स्टार माइकल जैक्सन वोंट कम। कृपया हंसते रहिए नहीं तो जाने माने कलाकार माइकल जैक्सन नहीं आएंगे। ठीक है, प्लीज स्माइल एल्स रिनोन्ड स्टार माइकल जैक्सन वोंट कम। हंसते रहिए नहीं तो जाने माने कलाकार माइकल जैक्सन नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं, है ना, एक एक करके क्या करते हैं देखते हैं। देखो सबसे पहला आप ये समझो बेटा कि आपको ना किसी का सिलेक्शन करना है। यू हैव टू सिलेक्ट एनीबडी। आपके पास बहुत सारे लोग हैं। जब आपके पास बहुत सारे लोग हैं तो सबसे पहले आप उनकी एप्लीकेशंस को गो थ्रू करोगे। सबसे पहले आप उनका इंटरव्यू नहीं लोगे, आप इंटरव्यू तो इनका लोगे ना जो आपके हिसाब से नॉलेज रखते हो, जो आपके हिसाब से जिनका बैकग्राउंड हो, आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो उनके पास हो। इंटरव्यू तो आप उसका लोगे। तो सबसे पहले आप करते हो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, यानी कि छटनी। एप्लीकेशन को एनालाइज करते हो आप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में। और प्लीज के पी का मतलब है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। स्माइल के एस का मतलब है सिलेक्शन टेस्ट। जब एक बार आप छटनी कर देते हो और बेस्ट लोगों को चुन लेते हो, उनके एप्लीकेशंस के बेसिस पे फिर आप उन बेस्ट लोगों का टेस्ट लेते हो। रिटन टेस्ट की बात यहां पे हो रही है। जो लोग टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आप उनका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेते हो जिसमें एल्स का ई काम आ रहा है। ठीक है, इंटरव्यू लेने के बाद आप उन कैंडिडेट्स का रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हो। तो रिनोन्ड के आर से निकलता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। फिर आप सिलेक्शन करने का डिसीजन भी ले लेते हो। जो भी आपका डिसीजन होता है वो सभी को मान्य होता है। तो स्टार के एस से बना सिलेक्शन डिसीजन जो ऑरेंज में लिखा हुआ है। माइकल जैक्सन के एम और जे से बनता है जब आप एक बार सिलेक्शन डिसीजन कर लेते हो कि हां भाई मुझे इस इंसान को चुनना है।
फिर आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हो, फिर आप उसको एक जॉब ऑफर देते हो, और फिर आप उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हो। तो कम के सी से हुआ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर क्या आप हमको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाऊंगा बच्चों। अब एक एक चीज डिटेल में होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जिसमें सबसे पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का। अगेन वही चीज यहां पे भी लिखी हुई है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टोटल 8 स्टेप्स आर देयर एंड द फर्स्ट स्टेप इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब इसको हम लोग डिटेल में यहां पे समझेंगे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग को। करेक्ट है? ओके एक मिनट बस। हाँ देखो बेटा यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि एक बार जब एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं तो हम उनको प्रॉपरली चेक करते हैं। देखिए एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद जब एक बार एप्लीकेंट जो होता है वो हमें एप्लीकेशन दे देता है, उसको प्रॉपरली चेक करने के बाद, ठीक है, हम क्या करते हैं उस कैंडिडेट को आगे सिलेक्शन टेस्ट के लिए भेजते हैं, और जो लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। और ये सब काम करती है कंपनी की स्क्रीनिंग कमेटी। बेसिकली यहां पे दो चीजें होती हैं, या तो हम कैंडिडेट को एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो आगे उनको टेस्ट के लिए भेजते हैं, अगर हम रिजेक्ट कर देते हैं तो हम उनको रिजेक्ट ही कर देते हैं, फिर हम उनको मना कर देते हैं कि भैया आपका कोई हमारे अंगने में आपका क्या काम है, फिर हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। बेसिकली प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आप क्या चेक करते हो वो समझिए। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आप एप्लीकेंट के एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीजें चेक करते हो? आप उसकी लैंग्वेज चेक करते हो, ओके, कि उसको कितनी लैंग्वेजेस बोलनी आती है। आप उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करते हो, वो रहने वाला कहाँ का है ये चेक करते हो, ठीक है। सबसे जरूरी आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक करते हो, आप उसकी नॉलेज चेक करते हो, या आप उसकी एजुकेशन चेक करते हो, ठीक है। आप उसका रिफरेंस या आप उसका क्या चेक करते हो? आप उसका चेक करते हो कि उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो काम कहां कर रहा है, ठीक है, और उसका करियर किस तरफ आगे जा रहा है। तो जब आप इन सब चीजों पे फोकस करते हो, जैसे आपको लैंग्वेज चाहिए फ्रेंच, कोई इंसान आपको चाहिए जो फ्रेंच बोलता हो, मैं बोलता हूं हिंदी और इंग्लिश, क्या मुझे भर्ती करोगे? नहीं करोगे। तो लैंग्वेज वगैरह चेक की जाएगी, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें चेक करी जाएंगी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में। और जो बंदा पास हो जाएगा उसको एक्सेप्ट करके भेज देंगे आगे टेस्ट देने के लिए, जो बंदा फेल हो जाएगा उसको रिजेक्ट कर देंगे और घर भेज देंगे। सेकेंड नंबर पे आता है बेटा सिलेक्शन का टेस्ट। प्लीज स्माइल एल्स रिनोन्ड स्टार माइकल जैक्सन वोंट कम। तो प्लीज के पी से प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और स्माइल के एस से सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट बताए गए हैं दो तरीके के। सिलेक्शन टेस्ट नंबर 1 साइकोलॉजिकल टेस्ट और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट टेस्ट समझिए। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट वो टेस्ट होता है जो एक एप्लीकेंट की सूटेबिलिटी जानने के लिए लिया जाता है, कि हम उसकी सूटेबिलिटी को जज करें। सूटेबिलिटी समझ रहे हैं कि वो कैंडिडेट जो आया है नौकरी करने के लिए वो हमारी जॉब के लिए सूटेबल है भी या नहीं भी है, इसके लिए हम लोग लेते हैं एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। और एक होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। बेसिकली यहां पे ये चेक किया जाता है कि इंसान का क्या बिहेवियर होगा काम करते करते, है ना। ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क कैन बी प्रेडिक्टेड बाय गिविंग वेरियस टेस्ट लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट एटसेट्रा। ठीक है बेटा, चलिए दोबारा रिपीट करता हूं। दो तरीके के टेस्ट हैं। पहला है साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें यह चेक करते हैं कि एक इंसान जो हमारे यहां नौकरी करने आ रहा है उसका क्या व्यवहार है काम करते करते, क्या पर्सनैलिटी है, क्या एप्टीट्यूड है, और यही इनके टेस्ट है। दूसरा आता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में बेसिकली हम लोग ये जज करते हैं कि वो जो इंसान हमारे यहां काम करने आ रहा है वो अपनी जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर हमारी एनसीईआरटी और भी किताबों में तो अलग अलग टेस्ट बताए गए हैं, आपने तो 2 ही पढ़ाए, अभी रुके रहो, पढ़ाएंगे, आगे देखते रहो क्या क्या होता है। ये देखिए अभी आपके लिए बहुत सारे टेस्ट में लेके आ रहा हूं, बट अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं इस पूरी प्रोसेस को पहले पढ़ा लूंगा, ठीक है। तो पहले पूरी प्रोसेस सिलेक्शन की खत्म होगी, उसके बाद अपन टेस्ट पे आएंगे।
समझ गए बच्चा पार्टी? चलिए, तो यहां पे सबसे पहले क्या करना है हमको लोगों का इंटरव्यू लेना है। देखिए, एक बार आपने टेस्ट ले लिया, जो लोग टेस्ट को पास कर लेते हैं, जो लोग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर हम लोग लेते हैं उन लोगों का इंटरव्यू। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इंटरव्यू में बेसिकली क्या क्या होता है? इंटरव्यू का मेन पर्पस है कैंडिडेट्स की सूटेबिलिटी को जानना कि कैंडिडेट हमारी जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं है, कैंडिडेट के बारे में और इंफॉर्मेशन निकलवाना, कैंडिडेट को एक एक्यूरेट पिक्चर देना कि उसको जॉब में क्या क्या काम करना है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। बेसिकली बेटा इंटरव्यू लिया जाता है एम्प्लॉइज की कम्युनिकेशन स्किल को जानने के लिए, एम्प्लॉइज के डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को जानने के लिए, एम्प्लॉइज के व्यवहार को जानने के लिए, एम्प्लॉइज के नॉलेज को चेक करने के लिए इंटरव्यू नहीं लेते हैं। नॉलेज तो टेस्ट में चेक हो ही जाती है, हम इंटरव्यू लेते हैं ताकि हम उसकी पर्सनैलिटी को समझ सकें, क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये समझ सकें। इंटरव्यू के बाद आता है बच्चों आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, और रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक के बाद आता है सिलेक्शन डिसीजन, ठीक है। प्लीज स्माइल एल्स रिनोन्ड स्टार माइकल जैक्सन वोंट कम। तो रिनोन्ड स्टार, ठीक है, रेफरेंस के आर से रिनोन्ड, सिलेक्शन के एस से स्टार। यहां पे देखते हैं रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक में बेसिकली क्या करते हैं पता है? जो एप्लीकेंट है ना, उसका रेफरेंस चेक करते हैं। अगर उसने कोई रेफरेंस लगाया, यानी कि उसका कोई जानने वाला मेरी कंपनी में पहले से ही काम कर रहा होगा, तो मैं चेक करूंगा कि उसका कौन जानने वाला मेरी कंपनी में काम कर रहा है और उसका क्या कहना है कि इसको नौकरी दें या ना दें। और बैकग्राउंड में बेसिकली हम उस बंदे का फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें चेक करते हैं, ठीक है। द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इन्वेस्टिगेट्स ऑफ द रेफरेंसेस सप्लाइड बाय द एप्लीकेंट। ये हो गया रेफरेंस चेक। एप्लीकेंट ने अगर कोई रेफरेंस दिए हैं कि मेरा जानने वाला आपकी इस कंपनी के इस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो मेरा काम बनता है ये चेक करना कि मैं उससे पूछूं जो मेरे यहां ऑलरेडी काम करता है कि जो तुम्हारा ये दोस्त है ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करूं। और बैकग्राउंड चेक का मतलब क्या होता है बच्चों? बैकग्राउंड चेक का मतलब होता है कि ही अंडरटेक्स अ थॉरो सर्च इनटू कैंडिडेट फैमिली बैकग्राउंड। हाँ, बैकग्राउंड का मतलब होता है, बैकग्राउंड सर्च का मतलब है कि एम्प्लॉयर जो होगा वो एम्प्लॉय के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेगा, पहले कहां नौकरी करते थे, पास्ट एम्प्लॉयमेंट कहां पे थी, ये जानने की कोशिश करेगा। एजुकेशन, जो डिग्रियां ये दिखा रहा है बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, वो सही है या नहीं है, तो एजुकेशन चेक किया जाएगा। और पुलिस रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है ना, पुलिस एफआईआर वगैरह तो नहीं हो रखी ना हमारे एम्प्लॉय के ऊपर। अगर हो रखी है तो फिर भैया हाथ ही जोड़ लोगे। समझ गए? तो बच्चों आपने क्या किया? आपने सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की, लोगों का टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद लोगों का आपने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद आपने जो लोग क्वालिफाई कर गए उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया। जो लोग क्वालिफाई करके उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड आपने चेक किया, रेफरेंस बैकग्राउंड चेक जिनका क्लियर हो गया, फिर आप उनका क्या करेंगे? मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर आप उनको चुनेंगे, ठीक है। फिर एक लिस्ट बनाई जाएगी, अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक इज प्रिपेयर्ड एंड देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्या कहा गया? कि एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बनाई जाएगी, जो लोग टेस्ट में पास हो गए, जो लोग इंटरव्यू में पास हो गए, जो लोग रेफरेंस चेक को भी क्लियर कर ले गए, उनको हम लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट कहेंगे और उनको नंबर दिए जाएंगे उनकी मेरिट के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। माइकल जैक्सन, तो ये आता है माइकल और जॉब ऑफर से आता है जैक्सन। समझ गए ना याद करने का तरीका? जैक्सन। चलिए, फिर जब एक बार आप अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर एक क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट से अपॉइंट किया जाता है और उसको फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया जाता है। मतलब कुल मिला के कहानी है कि एम्प्लॉइज की फिजिकल फिटनेस को एक क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट यानी कि मेडिकल प्रोफेशनल यानी कि मेडिकल जो डॉक्टर होगा वो एम्प्लॉइज की फिजिकल फिटनेस के बारे में सर्टिफाई करेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर अगर एक एम्प्लॉय फिजिकली फिट नहीं है, उसको कोई बीमारी है, तो क्या हम उसको नौकरी नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे बेटा। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो फिजिकली फिट होने पे नौकरी नहीं देंगी, जैसे पुलिस और आर्मी। आर्मी में अगर आपके नॉक नीज हैं, अगर आपके नीज या घुटने आपस में टकराते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, चश्मा पहनते हो, नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपकी हाइट कम है, नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपका चेस्ट
उनके मेजरमेंट के हिसाब से नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है बेटा एक जॉब ऑफर। जब हम अपने एम्प्लॉयज को मेडिकली एग्जामिन कर लेते हैं, उसके बाद हम उस एम्प्लॉय को जॉब ऑफर भी देते हैं, है ना। हम अपने एम्प्लॉय को फॉर्मली अपॉइंट करते हैं, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। इस अपॉइंटमेंट लेटर के साथ साथ हम कंडीशंस, पैसा, ये सब भी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखते हैं, ठीक है। और आजकल अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो मेल के द्वारा भेजा जाता है, ईमेल। ठीक है बच्चों। और एक बार जब हमारा एम्प्लॉय हमारे जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, हमसे हाथ मिला लेता है, फिर हम उसका क्या करते हैं, फिर हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और बेटा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझ गए ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर द कैंडिडेट हैज टू गिव हिज एक्सेप्टेंस। जॉब ऑफर मिलने के बाद कैंडिडेट को अपनी एक्सेप्टेंस देनी होती है, ठीक है। जब एक बार जॉब ऑफर मिल जाए तो कैंडिडेट को अपनी एक्सेप्टेंस देनी होती है कि मैं कबूल कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। देखिए, कंपनी का काम था मुझे जॉब ऑफर देना, कंपनी ने मुझे जॉब दिया, अब मैं ये एक्सेप्ट करूंगा कि मुझे जॉब करनी है कि नहीं करनी है। जब मैं एक्सेप्ट कर लूंगा एज अ एम्प्लॉय कि हाँ भाई मुझे जॉब करनी है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे, जिसमें क्या क्या लिखा होगा ध्यान से सुनिएगा। जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी, पे स्केल लिखा होगा, लीव रूल्स लिखा होगा, है ना, आवर्स ऑफ वर्क। देखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या टर्म्स हैं क्या कंडीशन है, सब लिखा होगा। मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, पे स्केल ये लिखा होगा। मुझे कितनी छुट्टियां मिलेंगी, लीव के क्या रूल है ये लिखा होगा। कितने घंटे मुझे काम करने हैं ये लिखा होगा। मुझे निकाला जाएगा तो उसका क्या प्रोसीजर है ये लिखा होगा, ठीक है। साथ ही साथ जॉब टाइटल लिखी होगी कि भाई मेरे जॉब का क्या टाइटल है। जैसे बेटा अंडर 24/7 में मेरे जॉब का क्या टाइटल है, आई एम अ फैकल्टी ऑफ अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज, ठीक है। तो जॉब टाइटल है ना, मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं वो लिखा होगा, वो बताया जाएगा। डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, मैं किस तारीख से ज्वाइन करूंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, ये भी लिखा होगा। मुझे कितना पैसा मिलेगा ये भी लिखा होगा। मुझे कितने घंटे काम करने हैं, मेरी छुट्टियों का क्या प्रोसीजर है, मुझे अगर शिकायत हो जाए ग्रीवियंस रिमूवल प्रोसीजर वो क्या प्रोसीजर है, मुझे अगर डिसिप्लिन प्रोसीजर बताया जाए तो अच्छा है। और टर्मिनेशन प्रोसीजर भी बताया जाएगा कि भैया अगर आपको निकाला जाएगा तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर होगा। यानी कि हर तरीके के जो प्रोसीजर है वो एम्प्लॉय को बताए जाएंगे। पे स्केल, छुट्टी वुट्टी, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होंगी। अब आप सोच रहे होंगे सर कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ऑफर में डिफरेंस क्या है। देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ऑफर में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल एग्रीमेंट होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य होता है। यानी कि अगर आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन को तोड़ा या भंग किया तो कंपनी आपके ऊपर फिर उसके तहत कदम उठा सकती है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है। जॉब ऑफर में हम सिर्फ एम्प्लॉय को ऑफर दे रहे हैं, नथिंग मच, ठीक है, नथिंग मच, है ना, सिर्फ ऑफर दे रहे हैं और कुछ नहीं। जब वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है तब हम उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। अब मैं चाहूंगा कि एक बार आप फिर से क्या करें, एक बार आप फिर से मेरे कहने पे सिलेक्शन की प्रोसेस को खुद से पढ़ें। प्लीज स्माइल एल्स रिनोन्ड स्टार माइकल जैक्सन वोंट कम। वीडियो को पॉज करके इसको एक बार देखिए और फिर इसको याद करने की घर पे कोशिश करिए। 3 निमोनिक, 1 रुपए से पेप्सी मैंने टी पॉइंट पे पी और फिर मैं चला गया। डीसीपी लॉ की केयर करता है और प्लीज स्माइल एल्स रिनोन्ड स्टार माइकल जैक्सन वोंट कम। ये 3 निमोनिक स्टाफिंग के चैप्टर में याद रखना। फिलहाल अभी एक टॉपिक हमने बीच में छोड़ दिया था और वो था सिलेक्शन टेस्ट, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग ये देखिए और फिर मैं आपको सिलेक्शन टेस्ट पढ़ाऊंगा आज की ही डेट में।
चलिए, राइट। तो बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सिलेक्शन के डिसीजंस। तो इनके बारे में सही तरीके से पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, 6 तरीके के डिसीजंस हमको बताए गए हैं जी। सबसे पहला डिसीजन है बेटा अचीवमेंट, अब हमें पढ़ना है सिलेक्शन के टेस्ट। और सिलेक्शन के टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट है अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट में बेसिकली बच्चों हम लोग ये चेक करते हैं कि मेजर करते हैं द जॉब नॉलेज ऑफ द एप्लीकेंट्स इन द एरिया सच एज मार्केटिंग, एचआर एंड इकोनॉमिक्स। देखिए, मैं कहता हूं कि मुझे इकोनॉमिक्स आती है, मुझे इकोनॉमिक्स कितनी आती है। मैं कहता हूं मुझे मार्केटिंग आती है, मुझे मार्केटिंग कितनी आती है। जो मेरी नॉलेज होगी वो अचीवमेंट टेस्ट के अंदर मेजर की जाएगी। जब एक एप्लीकेंट ये क्लेम करता है कि उसको कुछ आता है, तो अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है ये चेक करने के लिए कि उसको उस टॉपिक में कितना आता है। When an applicant claim to know something, जब एक एप्लीकेंट कहता है कि मुझे कुछ आता है, तो अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है ये मेजर करने के लिए कि उसको कितना अच्छे तरीके से वो चीज आती है। अचीवमेंट टेस्ट इज गिवन टू मेजर हाउ वेल ही और शी नोज इट। मैं कहूं कि मुझे मार्केटिंग आती है, अचीवमेंट टेस्ट लो, मार्केटिंग देख लो कितनी आती है। मैं कहूं कि मुझे इकोनॉमिक्स आती है, अचीवमेंट टेस्ट लो, देख लो कि इकोनॉमिक्स कितनी आती है। पहला हो जाता है अचीवमेंट टेस्ट। दूसरा आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट को हम लोग पोटेंशियल एबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। बेसिकली ये एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है मेजर करने के लिए एक एबिलिटी को, एबिलिटी यानी कि काबिलियत की एक कैंडिडेट टू लर्न अ गिवन जॉब इफ शी और ही इज गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। भाई क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि एक इंसान के अंदर काबिलियत को जज किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट में कि वो किसी चीज को सीखने के लिए कितना काबिल है, कि वो किसी जॉब को सीख सकता है अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए या नहीं सीख सकता है। इसे कहते हैं एप्टीट्यूड। कुछ नया सीखने की इच्छा इस इंसान के अंदर है या नहीं है, इसे एप्टीट्यूड कहते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस वेयर द न्यू रिक्रूट हैज लिटिल और वेरी लेस एक्सपीरियंस अलोंग द लाइंस ऑफ द जॉब ओपनिंग। क्या कहा जा रहा है? एप्टीट्यूड टेस्ट तब जरूरी है जब जो बंदे आ रहे हैं ना, वो या तो कुछ भी ना जानते हो या तो थोड़ा बहुत जानते हो, बहुत कम एक्सपीरियंस हो उन लोगों का, तभी वो जरूरी है, नहीं तो वो जरूरी नहीं है। बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट का अपना एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तब जब फ्रेशर्स आ रहे हो और या तो एक्सपीरियंस बहुत कम हो बाकी के लोगों का। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों इंटरेस्ट टेस्ट पे। बेटा इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, जब एक इंसान अपने काम में इंटरेस्टेड फील करता है ना, तो वो अपने काम को अच्छे से करता है। जैसे मान लीजिए मेरा अगर पढ़ाने में मन लगता है तो ही मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा, अगर मुझसे ये काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, यानी कि बच्चों सिंपल सी बात है कि किसी इंसान को वही काम दो जो उसके इंटरेस्ट में हो। इंटरेस्ट इन अ जॉब और टास्क कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑन द जॉब। ठीक है, किसका किस काम में कितना मन लग रहा है, जॉब में सफलता मिलना उसके ऊपर डिपेंड करता है। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन हिज और हर जॉब इज लाइकली टू डू बेटर देन हु इज इंडिफरेंट और अनइंटरेस्टेड। जो बंदा अपने काम में इंटरेस्टेड होगा वो ऑब्वियसली अच्छा करेगा उसके मुकाबले जो इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्ट टेस्ट हैव बीन डिजाइंड टू डिस्कवर अ पर्सन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाता है ऐसे लोगों के लिए जानने के लिए कि भैया कि तुम्हारे अंदर का इंटरेस्ट क्या है और किस तरीके का काम आपको सूट करेगा और सेटिस्फाई करेगा। एंड टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ वर्क दैट विल सेटिस्फाई हिम और हर, और ये आइडेंटिफाई करना कि किस तरीके का काम आपको सेटिस्फाई करेगा। फिर आते हैं बच्चों पर्सनैलिटी टेस्ट, है ना। बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है इंसान की पर्सनैलिटी के हर एक कोने को खंगालने के लिए। अब पर्सनैलिटी में क्या क्या आता है वो चीज आप समझ लीजिए। ठीक है, एक बंदा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, मोटिवेटेड है या नहीं है, इमोशनल रिएक्शंस एक इंसान के कैसे हैं, इमोशनल मैच्योरिटी उसके अंदर यानी कि भावनात्मक परिपक्वता है उसके अंदर या नहीं है, स्टेबिलिटी वो इमोशनली स्टेबल है लाइफ में या नहीं है ना,
मूड कैसा है किसी इंसान का, किसी इंसान के क्या आदर्श हैं, क्या उसूल हैं, क्या संस्कार हैं, वो इंसान जिसको आप हायर कर रहे हो वो एडजस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं उसके, खुद के बारे में क्या सोचता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है या नहीं है, करना क्या चाहता है लाइफ में, उसका एम्बिशन, साथ ही साथ टैक्ट, उसके अंदर किसी भी सिचुएशन को डील करने की टैलेंट है कि नहीं है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है या नहीं है, डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता है, सोशेबिलिटी यानी कि लोगों के साथ सोशल है या नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी किसी काम को किसी ऑब्जेक्टिविटी किसी विजन के साथ करता है या नहीं करता है, उस बंदे के अंदर पेशेंस है या नहीं है, डर किस चीज से लगता है उसको, भरोसा है या नहीं है, सस्पिशन है या नहीं है, मतलब शक तो नहीं है उसको, या लोग उसके ऊपर शक करते हैं, लोगों के ऊपर भरोसा कर पाता है कि नहीं कर पाता है, उस इंसान का जजमेंट कैसा है, डोमिनेट तो नहीं करता है बाकियों को, गुस्सा तो नहीं हो जाता है बहुत जल्दी, इंटीग्रिटी उसके अंदर है या नहीं है, स्टेबिलिटी है या नहीं है। कुल मिला के बेटा पर्सनैलिटी के जितने भी ट्रेट्स होते हैं वो सब कुछ चेक किए जाते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में। अब आते हैं और बचा पार्टी बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की, और यहां पे बेसिकली इंसान के जनरल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है, यानी कि इंसान के आईक्यू लेवल को मेजर किया जाता है। ठीक है, दिस इज डन बाय मेजरिंग द आईक्यू ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के आईक्यू को चेक किया जाता है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को चेक किया जाता है ना, और आईक्यू चेक करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के माध्यम से, वर्बल फ्लुएंसी के माध्यम से, वोकैबुलरी के माध्यम से, मेमोरी के माध्यम से। आपकी याददाश्त कितनी तेज है, आप न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी है, डिजिट्स के साथ आप कैसे हैं, शब्दावली आपकी कैसी है, वोकैबुलरी, और बोल कितने अच्छे से पा रहे हैं, कितना साफ बोल पा रहे हैं, ये होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। लास्ट में आता है ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट में अपना एक और चीज आती है बेटा, यहां पे ये होता है, जैसे मैं कहूं कि मुझे गाना आता है तो गा के दिखा, ठीक है, मुझे डांस करना आता है करके दिखा, बेसिकली यहां पे पढ़ाना आता है पढ़ा के दिखा, बेसिकली यहां पे क्या होता है बेटा, डेमो लिया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन, स्किल डेमोन्स्ट्रेशन, समझ रहे हो ना। ट्रेड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो इंसान की प्रोफिशिएंसी को जानने के लिए, स्किल लेवल को जानने के लिए लिया जाता है, और दीज टेस्ट में इंक्लूड रिटन एंड और स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन सेक्शन। रिटन है, ओरल है, या डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाओ। स्किल ट्रेड सच एज प्लम्बिंग फॉर कारपेंट्री, देखिए अगर कोई प्लम्बिंग का काम करता है, जैसे मैं कहूं कि मैं अच्छा प्लम्बर हूं, भाई नल सही करके दिखा दे, मैं कहूं मैं अच्छा कारपेंटर हूं, भाई लकड़ी से मेज बना के दिखा दे। जब आप किसी स्किल को रखते हैं तो आपको हमेशा उस स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हाँ भाई मेरे अंदर ये स्किल है और मैं इसको कभी भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं। समझ गया बच्चा पार्टी। तो ये होते हैं आपके अलग अलग तरीके के टेस्ट। कितने तरीके के टेस्ट पढ़ा दिए मैंने आपको, दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये देखिए यहां से शुरू होती है कहानी। अचीवमेंट टेस्ट मैंने पढ़ाया, जहां पे आप लोगों को चेक करते हो कि उनको कितना आता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में बंदे की लेटेंट एबिलिटी को जानने की कोशिश करते हो कि वो कितना सीख सकता है ना। आप इंटरेस्ट टेस्ट में चेक करते हो कि बंदा अपने काम में इंटरेस्टेड है या नहीं है, और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको काम दिया जाए। पर्सनैलिटी टेस्ट में हर एक पर्सनैलिटी का ट्रेट चेक करते हो। इंटेलिजेंस टेस्ट में बंदा कितना होशियार है, कितना इंटेलिजेंट है, ये चेक करते हो। और बेटा आप 6th वाले पॉइंट ट्रेड टेस्ट में चेक करते हो कि बंदे की क्या प्रोफिशिएंसी है, क्या स्किल है, और वो उस स्किल को डिमॉन्स्ट्रेट करके उसके बाद दिखाता है। तो बच्चों ये हो गया आप लोगों का रिक्रूटमेंट। देखिए शुरू से शुरू कर लेते हैं। स्टाफिंग पढ़ाया आपको, रिक्रूटमेंट पढ़ाया आपको, एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज के बारे में पढ़ाया, फिर उसके बाद आपको बेटा मैंने सिलेक्शन पढ़ाया, सिलेक्शन के टेस्ट पढ़ाए, सिलेक्शन की प्रोसेस पढ़ाई, और अब हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आप लोग एक बार रीड कर लीजिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को, देन आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। हाँ जी बच्चों, तो चलिए हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बातचीत हो रही थी। यार देखो आपके स्टाफिंग के चैप्टर में यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दो चीजें फिलहाल हम लोग ने कवर कर ली हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को। देखो यार ट्रेनिंग का मतलब होता है लोगों को उनकी जॉब में और स्किल्ड करना, उनको और बहुत सारी चीजें जॉब करते करते सिखाना, इसे अपन ट्रेनिंग कहते हैं। और बच्चों रिक्रूट और आपके डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उनके करियर में थोड़ा और उनको एडवांसमेंट देना, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना।
या फिर उनको करियर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जहां पे वो ग्रोथ कर पाए ताकि उनका डेवलपमेंट हो पाए, राइट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप ऐसे समझ सकते हो कि ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है, सबसे पहले बेटा ट्रेनिंग कोई वन टाइम का काम नहीं है, ट्रेनिंग एक प्रोसेस है, यानी कि लंबी चलती है ट्रेनिंग, कोई वन टाइम काम नहीं है। बाय विच एफर्ट इज मेड, जिसमें आप एफर्ट लगाते हो, इज मेड टू इंक्रीज द नॉलेज, ताकि नॉलेज बढ़ाई जा सके, एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉइज फॉर द सक्सेसफुल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब। क्या कहा जा रहा है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस है, ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जहां पे कंपनी के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा ये एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि एम्प्लॉय की नॉलेज को इंक्रीज किया जा सके। जैसे मैं एम्प्लॉय हूं, मेरी नॉलेज को इंक्रीज किया जा सके या मेरी स्किल्स को इंप्रूव किया जा सके ताकि मैं अपने जॉब को सक्सेसफुल तरीके से अकॉम्प्लिश करता रहूं। कुल मिला के ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय को उसकी जॉब में और बेहतर चीजें सिखाना, उसकी स्किल को इंप्रूव करना और उसकी एजुकेशन नॉलेज को इंप्रूव करना। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ट्रेनिंग के अपने कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फटाफट से इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग के ऊपर जो कंपनी का खर्चा हो रहा है बेटा, वो कोई खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉइज स्किल्ड होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी को भी उसका फायदा होगा, सिर्फ एम्प्लॉइज को फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज। जो खर्चा हो रहा है वो वेस्टेज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज के ऊपर कर रही है, जिसका रिटर्न एम्प्लॉइज अपने काम के द्वारा कंपनी को लौटाएंगे। रिलेट्स टू ए स्पेशल जॉब। देखिए बेटा, अगर मेरा काम टीचिंग का है तो मुझे ट्रेनिंग मिलेगी तो टीचिंग में मिलेगी, किसी और काम में नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड ही होती है, किसी एक स्पेशल जॉब या स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड ही होती है। एक एम्प्लॉय को एक ही जॉब पे ट्रेनिंग दी जा सकती है, अलग अलग जॉब्स पे ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग इज बोथ बेनिफिशियल टू ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज। देखिए एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि अगर मैं ट्रेंड हो जाऊंगा तो मैं अपने काम में और अच्छा हो जाऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा यह है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज अगर ट्रेंड रहेंगे, सब कुछ आता होगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेस्टेज कम होगी और टारगेट्स अचीव होंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ट्रेनिंग क्या है? कोई वन टाइम काम नहीं है, ट्रेनिंग इज अ वेरी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। देखिए बेटा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ट्रेनिंग एजुकेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आपका सवाल होगा, सर अलग अलग है तो पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? अभी आगे पढ़ाएंगे ट्रेनिंग एजुकेशन के बीच में डिफरेंस और ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बीच में भी आपको डिफरेंस बताएंगे। एसेंशियल फॉर बोथ द न्यू एंड द ओल्ड एम्प्लॉय। ट्रेनिंग बेटा नए एम्प्लॉय के लिए और पुराने एम्प्लॉय के लिए, सभी के लिए जरूरी है। देखिए कोई नया आ रहा है उसको तो ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए, कोई पुराना भी है तो उसको ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं प्रोडक्शन करने की। तो मान लीजिए मैं पुराना हूं लेकिन कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आ रही है तो मुझे भी काम सिखाना जरूरी है। एंड इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द मैनेजरियल लेवल। देखिए बेटा, किसी भी मैनेजरियल लेवल पे आप हो या कोई भी काम कर रहे हो, आपको अपनी जॉब में ट्रेंड होना पड़ेगा, तो इसलिए ट्रेनिंग सभी के लिए जरूरी होती है। ठीक है, ये होता है ट्रेनिंग का फीचर। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है डेवलपमेंट। चलिए, हाँ जी, किसके बारे में बात कर लेते हैं? अब हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग को ट्रेनिंग तो समझ में आ गया है, ट्रेनिंग का बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। मेरे को ट्रेनिंग दी जाएगी तो मैं अपने जॉब में और अच्छा कर पाऊंगा, अपने जॉब में और स्किल्ड हो पाऊंगा, अपनी जॉब में और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाऊंगा। एम्प्लॉय डेवलपमेंट मीन्स टू इंप्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय एट देयर करंट पोस्ट एंड टू प्रिपेयर देम फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर। देखो बेटा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप आज का काम तो अच्छा करो ही करो, आपकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस आज के करंट पोस्ट पे तो अच्छी हो ही जाए, साथ ही साथ आपको प्रिपेयर करवाया जाए ताकि आप फ्यूचर में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को होल्ड कर सको। जैसे देखिए, मैं आज जो काम कर रहा हूं मैं उसमें अच्छा रहूं, मैं वो काम अच्छे तरीके से करूं और मैं फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी उठा पाऊं, इसे डेवलपमेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे एम्प्लॉय डेवलपमेंट कहते हैं कि मैं जो आज काम कर रहा हूं वो तो मैं अच्छा करूं ही करूं और जो मैं आगे काम करने वाला हूं वो भी मैं अच्छे तरीके से करूं। ठीक है, डेवलपमेंट बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड है, ट्रेनिंग बेसिकली प्रेजेंट की बात करता है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो ऐसे मैनेजर्स को तैयार करें जो ना सिर्फ आज अच्छा काम कर रहे हो बल्कि फ्यूचर में ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लिए तैयार हो। जैसे मुझे आज के काम को करवाया जाए, है ना, और मुझे फ्यूचर में
और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाएं तो उनको भी मैं संभाल लूं, ऐसा प्रिपेयर किया जाए तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। पढ़ के देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रिपेयर दोज टाइप ऑफ मैनेजर्स हु नॉट ओनली परफॉर्म वेल इन द प्रेजेंट, जो सिर्फ प्रेजेंट में परफॉर्म ना करें, बट आर ऑल्सो एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट हायर पोस्ट इन फ्यूचर। बट वो लोग चाहिए जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्यूचर में उठाने के लिए तैयार हों, इन्हें कहते हैं बेटा हम लोग डेवलपमेंट। बात कर लेते हैं कि सर डेवलपमेंट की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर डेवलपमेंट, क्यों चाहिए डेवलपमेंट, या फीचर्स क्या है डेवलपमेंट के। ठीक है, सबसे पहला फीचर है रिलेटेड टू मैनेजर। देखिए बेटा, जो ट्रेनिंग होती है ना वो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, जो डेवलपमेंट है ना वो मैनेजर से रिलेटेड है। बात समझ रहे हैं आप लोग, डेवलपमेंट मैनेजर से रिलेटेड है, ट्रेनिंग एम्प्लॉय से रिलेटेड है। ट्रेनिंग आप एम्प्लॉय को दोगे, वर्कर को दोगे, मैनेजर का डेवलपमेंट करोगे ताकि वो फ्यूचर में ज्यादा अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा पाए। डेवलपमेंट बेसिकली यहां पे फ्यूचर की बात होती है। मैंने आपको क्या बताया, ट्रेनिंग बेटा एम्प्लॉय की प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए दी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट उसके फ्यूचर पे फोकस्ड होता है। एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होता है बेटा वो इंसान के ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल एंड सो ऑन। ट्रेनिंग सिर्फ जॉब की बात करता है, यही डिफरेंस है। अभी आपको आगे डिफरेंस पढ़ाऊंगा। मोर एम्फेसिस ऑन एजुकेशन देन ऑन ट्रेनिंग। डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस एजुकेशन पे होता है, सीखने पे होता है, ट्रेनिंग पे कम होता है। डेवलपमेंट करते हैं ताकि लोगों के अंदर के हिडन टैलेंट को डेवलप कर सके। टू ट्रेन एम्प्लॉइज फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजिंग जॉब्स। डेवलपमेंट करते हैं ताकि एम्प्लॉइज को चैलेंजिंग जॉब्स को एक्सेप्ट करने के लिए हम ट्रेन कर सकें। जैसे कि मेरे पास अगर कोई चैलेंजिंग काम आए तो मैं उसको एक्सेप्ट करूं डट के कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं। यहां पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स यूज होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे ज्यादा एम्फेसिस क्रिटिकल इवैल्यूएशन और रीजनिंग एबिलिटी पे होता है। देखो बेटा, रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक क्षमता, किसी चीज के पीछे का रीजन जानना, उस पे बेसिकली यहां पे काम होता है। या क्रिटिकल इवैल्यूएशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कुछ काम हो रहा है तो उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना आना चाहिए। एक मैनेजर को डेवलपमेंट इसीलिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है एम्प्लॉय डेवलपमेंट की जरूरत क्या है। मतलब ठीक है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है, समझ में आता है कि वो अपने काम में अच्छा हो जाएगा। डेवलपमेंट ना दे तो डेवलपमेंट की भी बेटा अपनी एक जरूरत है। क्या है वो जरूरत, ये आपको इन 6 पॉइंट्स से समझ में आएगा। सबसे पहले डेवलपमेंट की जरूरत इस वजह से है ताकि हम अपने मैनेजर्स को इस काबिल बना सकें कि वो फ्यूचर में ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा पाए। टू मेक द मैनेजर्स एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फ्यूचर में मेरे मैनेजर्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा पाए, इसके लिए एम्प्लॉय डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 2, टू प्रिपेयर वेज ऑफ प्रमोशन फॉर द मैनेजर्स। मेरे जो मैनेजर्स हैं उनका प्रमोशन कैसे हो पाएगा, जब मैं उनको डेवलप करूंगा, जब वो कुछ सीखेंगे, जब वो कुछ रिजल्ट्स को शो करेंगे, तब ना मैं उनका डेवलपमेंट करूंगा। ये वाली बात होती है। टू जनरेट एबिलिटी इन द मैनेजर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। मेरे मैनेजर्स, मेरी कंपनी के मैनेजर्स ये समझ पाए कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है। मेरी कंपनी के मैनेजर्स ये समझ पाए कि कॉज, वजह क्या है किसी काम के होने की, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। जब मैनेजर कॉज एंड इफेक्ट को समझेगा वो तभी तो इवैल्यूएट करेगा कि सिचुएशन है क्या, सिचुएशन को डील कैसे किया जाए। ठीक है, इसके अलावा टू क्रिएट एबिलिटी इन द मैनेजर फॉर टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन। मेरे जो कंपनी के मैनेजर्स हैं वो ज्यादा ठोस तरीके से, ज्यादा मजबूत तरीके से डिसीजन ले पाए कंपनी के लिए, इसके लिए भी मैं उनके अंदर एबिलिटी जनरेट करता हूं, उनको डेवलप करके। साथ ही साथ पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए डेवलपमेंट किया जाता है कि भाई डेवलप कर रहे हैं ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी इंप्रूव हो। एंड छठा पॉइंट है टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मैनेजर्स। मैनेजर्स की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करने की भी यहां पे बातें हो रही हैं कि अगर मैनेजर कुछ डेवलप करेगा, कुछ नया सीखेगा, तो सिर्फ कंपनी का फायदा नहीं है, मैनेजर का खुद का फायदा है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो रही है, उसकी मार्केट वैल्यू यहां पे बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। चलिए फिलहाल अब बात करते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, मैंने आप लोग को ट्रेनिंग पढ़ाया, मैंने आप लोग को डेवलपमेंट पढ़ाया, मैंने आप लोग को ट्रेनिंग के फीचर्स और डेवलपमेंट के फीचर्स पढ़ाए। आपको 99% आइडिया लग गया होगा कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। ठीक है, मैं अब आपको बताने वाला हूं डिफरेंस, जिससे आपको 1% कंप्लीट आइडिया हो जाएगा तो 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे।
ट्रेनिंग इज इंटेंडेड फॉर एम्प्लॉइज। देखो बेटा साफ साफ लिखा हुआ है, ट्रेनिंग जो होती है वो एम्प्लॉइज के लिए होती है। ट्रेनिंग बेसिकली एम्प्लॉइज को दी जाती है और डेवलपमेंट जो किया जाता है वो मैनेजर्स का किया जाता है। पहली चीज तो ये, ट्रेनिंग एक रिएक्टिव प्रोसेस है जबकि डेवलपमेंट एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है। सर रिएक्टिव प्रोएक्टिव क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने के बाद मैं अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, यानी कि पहले टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी और फिर मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा। तो पॉइंट नंबर 1 पे ये आएगा, पॉइंट नंबर 2 पे ये आएगा। मतलब पहले टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, फिर मेरी कंपनी उस पर रिएक्ट करेगी, मेरे एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग मिलेगी। डेवलपमेंट प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव का मतलब समझते हैं, पहले ही डेवलपमेंट करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी सिचुएशन है उसके पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, पहले डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पे फर्स्ट नंबर पे आता है डेवलपमेंट और सेकंड नंबर पे आता है वो सिचुएशन। और इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट फ्यूचरिस्टिक है। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। तो डेवलपमेंट एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है, ट्रेनिंग एक रिएक्टिव प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं ट्रेनिंग में टू डेवलप एडिशनल स्किल। ट्रेनिंग दी जाती है लोगों के अंदर ज्यादा स्किल्स ऐड करने के लिए। देखिए मुझे अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो मेरी स्किल्स को इंप्रूव किया जाएगा और डेवलपमेंट में मेरी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने की बात हो रही है। देखिए बात समझ रहे हैं ना, देखिए बात समझ रहे हैं। देखिए स्किल्स होंगी बेटा जॉब पे, है ना। अगर मेरी स्किल्स को इंप्रूव किया जाएगा तो मेरी जॉब पे किया जाएगा, लेकिन जब मेरी पूरी पर्सनालिटी को इंप्रूव किया जाए तो वो डेवलपमेंट में हो सकता है। मेरी पर्सनालिटी में बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं और जो मैंने आपको पर्सनालिटी टेस्ट में आपको पढ़ाए भी हैं। ठीक है, ट्रेनिंग क्या है बच्चों, ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। देखिए शॉर्ट टर्म का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसेस नहीं है, बट ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। आपको बेसिकली एक काम सिखा दिया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट किसी इंसान का एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, डेवलपमेंट का एक एग्जांपल देता हूं। चाणक्य, नाम सुना है आपने, चाणक्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, अब चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य का ट्रेनिंग नहीं किया, उनको डेवलप किया। इसीलिए डेवलपमेंट क्या है, एक लॉन्ग टर्म। उनको पूरा बचपन से लेकर जब तक वो राजा बन नहीं गए और राजा जब तक वो अच्छे नहीं मतलब अच्छा प्रशासन नहीं चलाने लगे, तब तक उनको वो डेवलप करते रहे। इसीलिए कहा जा रहा है डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना। हालांकि प्रोसेस दोनों है, देख सकते हो, वन टाइम काम दोनों ही नहीं है, प्रोसेस दोनों है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, इतना ही फर्क है। ट्रेनिंग दिया जाता है एम्प्लॉइज के या स्टाफ के करंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए और डेवलपमेंट किया जाता है स्टाफ के फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करने के लिए। समझ रहे हो, मैं स्टाफ में हूं, मेरी आज की नीड है उसके लिए मुझे ट्रेनिंग मिलेगी, मेरी कल की नीड है उसके लिए मुझे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मेरे एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग की जरूरत है, यह डिसीजन कंपनी का मैनेजमेंट लेता है। द इनिशिएटिव इज टेकन बाय द मैनेजमेंट ही तो बताएगा ना कि एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग खुद तो एम्प्लॉय अपने आप को दे नहीं देगा, मैनेजमेंट खर्चा करेगा, ट्रेनर्स को बुलाएगा, एक्सपर्ट्स को बुलाएगा, प्रोफेशनल्स को बुलाएगा और ट्रेनिंग कराएगा। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि बेटा इनिशिएटिव यहां पे मैनेजमेंट लेता है कि एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी है कि नहीं देनी है, लेकिन डेवलपमेंट का इनिशिएटिव इंसान खुद लेता है कि भैया हाँ मैं इस काबिल हूं कि मैं डेवलप करना चाहता हूं, तो यहां पे इनिशिएटिव इंडिविजुअल लेता है। दोबारा से बता देता हूं बेटा, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज के लिए बना है, डेवलपमेंट मैनेजर्स के लिए बना है। ट्रेनिंग रिएक्टिव जबकि डेवलपमेंट एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है। ट्रेनिंग में एडिशनल स्किल सिखाई जाती है जबकि डेवलपमेंट में टोटल पर्सनालिटी को इंप्रूव करते हैं। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म है। ट्रेनिंग करंट नीड्स को फुलफिल करता है, डेवलपमेंट फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करता है। ट्रेनिंग मैनेजमेंट का इनिशिएटिव होता है और डेवलपमेंट एक इंसान का खुद का इनिशिएटिव होता है कि उसको डेवलपमेंट करना है या नहीं करना है। ठीक है बच्चों, कुछ और डिफरेंसेस भी हैं जो यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। जैसे कि मैं आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस और ट्रेनिंग, हाँ मतलब बेसिकली ट्रेनिंग एजुकेशन और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंसेस के कुछ और पॉइंट्स हैं, तो उनको भी बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। और ये मेरे हैंड नोट्स हैं जो आपको यहां पे दिख रहे हैं, और इससे भी एक बार समझ लेते हैं, आपके लिए कंपैरिजन बहुत ज्यादा इजी कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में। सबसे पहले ट्रेनिंग में एप्टीट्यूड, स्किल्स और एबिलिटीज को बढ़ाया जाता है। देखिए आपके एप्टीट्यूड की बात हो रही है, आपकी स्किल्स की बात हो रही है और आपकी एबिलिटीज, काबिलियत और प्रतिभा की बात हो रही है। काबिलियत, एबिलिटीज यानी काबिलियत, स्किल्स यानी कि प्रतिभा, उसको इंक्रीज करने की बात हो रही है। ठीक है, जबकि एजुकेशन में आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने की बात हो रही है। जबकि डेवलपमेंट में
आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देने की बात हो रही है और पर्सनैलिटी की ग्रोथ की बात हो रही है। डिफरेंस समझ रहे हैं? दोबारा बताता हूं। ट्रेनिंग में आपकी प्रतिभा और काबिलियत, स्किल्स और एबिलिटीज को इंक्रीज करने की बात हो रही है। एजुकेशन में नॉलेज कितनी है और किसी चीज की समझ, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसको इंक्रीज करने की बात हो रही है। और डेवलपमेंट में आप कितना सीख रहे हैं, कितनी आपकी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है, इसके ऊपर खास फोकस रहता है। ट्रेनिंग में हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की बात करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ नई चीजें भी सीखते हैं, नई स्किल्स को सीखते हैं, लर्निंग न्यू स्किल्स। जबकि एजुकेशन, जब हम पढ़े लिखे होते हैं तो हम ज्यादा रैशनल यानी कि ज्यादा सटीक डिसीजन ले पाते हैं। बेसिकली एजुकेशन दी जाती है इंसान के ओवरऑल व्यक्तित्व को निखारने के लिए, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ से ज्यादा सही डिसीजन ले पाएगा, ऐसा मान के चला जाता है। तो लॉजिकल और रैशनल माइंड डेवलप करने के लिए एजुकेशन दी जाती है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो हर इंसान अपनी पोटेंशियल कैपेसिटी को समझ पाए, मेरा 100% क्या होगा, समझ रहे हो, मेरा 100% क्या होगा, यह डेवलपमेंट में आता है। और मैं अपने 100% को यूज कर पाऊं, डेवलपमेंट से इसी चीज के बारे में बात होती है। जैसे हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन समुद्र के किनारे खड़े होकर अपनी शक्तियों को भूल गए। सीता माता की खोज में जाने के लिए जब जामवंत जी ने उनका डेवलपमेंट किया, जब जामवंत जी ने उनको अपनी शक्तियों का याद दिलाया, तब वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ एक ही छलांग में लंका पहुंचे। समझ रहे हो? क्योंकि वो अपनी पोटेंशियल कैपेसिटी को भूल गए थे, उनको उनकी पोटेंशियल कैपेसिटी याद दिलाई जामवंत जी ने, तो उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। बेसिकली डेवलपमेंट करियर, फ्यूचर और मैनेजमेंट की बात करता है। करियर बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना। फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। जबकि ट्रेनिंग जॉब, प्रेजेंट और एम्प्लॉय की बात करता है। बेसिक 3 डिफरेंस यही है। ट्रेनिंग जॉब की बात करता है, डेवलपमेंट करियर की बात करता है। ट्रेनिंग प्रेजेंट की बात करता है, डेवलपमेंट फ्यूचर की बात करता है। ट्रेनिंग एम्प्लॉय की बात करता है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट की बात करता है। बात समझ रहे हो? चलो एक बार और देख लेते हैं, अगर अभी बिना क्लियर हुआ हो, एक बार और डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए ट्रेनिंग में क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। बार बार मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूं, बार बार मैं आपको वही चीजें याद करवा रहा हूं जो बेटा पेपर में आती हैं। नॉलेज और स्किल की बात होगी तो ट्रेनिंग, लर्निंग और ग्रोथ की बात होगी तो डेवलपमेंट। जॉब को बेटर बनाने के लिए जब बात की जाएगी, इनेबल द एम्प्लॉयज टू डू द जॉब बेटर, ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज की ओवरऑल ग्रोथ की बात होगी तो डेवलपमेंट। जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होगा तो ट्रेनिंग, और करियर ओरिएंटेड प्रोसेस होगा तो डेवलपमेंट। समझ गए बच्चों बात? आई होप कि आप लोग को सारी कहानी यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग के अलग अलग मेथड्स हम लोग को पढ़ने हैं, एंड दैट विल बी आवर फाइनल टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, टुडेज वन शॉट। फाइनल टॉपिक यही है बेटा कि हम लोग को ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में जानना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, और आपको सबसे पहले यह बताऊंगा कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में क्या क्या काम करना होता है। देखिए सबसे पहले, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब यानी कि जॉब करते करते नहीं सिखाया जाता है, जॉब से बाहर ले जाया जाता है फिर सिखाया जाता है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में employees are required to leave their workplace and concentrate their entire time towards the training objective. Off the job training methods में employees को उनकी नौकरी से दूर ले जाया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है। इसमें सबसे पहला आता है क्लासरूम लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस। क्लासरूम लेक्चर, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं। कॉन्फ्रेंस यानी कि जहां पे 10-12 लोग बैठे हों और वो किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हो। तो जब आपको क्लासरूम लेक्चर दिलाया जाए या कॉन्फ्रेंस में ले जाया जाए ताकि आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को रिवाइज और रिविजिट कर लें, तो उसे हम लोग क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंस मेथड कहते हैं। अगला है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को नियर द जॉब ट्रेनिंग मेथड भी कहते हैं। एंड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, एक्चुअल वर्कप्लेस के जैसे एक सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। यानी कि समझते हैं डमी, समझते हैं डमी,
है ना, कि जैसे मान लीजिए मुझे शूटिंग सीखनी है, मुझे गोली मारना सीखना है, तो मैं सीधे इंसान को या किसी को तो गोली मारूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं एक सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट में, एक आपने देखा ना कैसे गोली मारते हैं, एक लोहे का होता है ना इंसान जैसा, उस पर गोल गोल बना होता है, वहां पे निशाना लगाते हैं, तो हेडफोन वगैरह लगा के फिर शूटिंग करना सिखाई जाती है, जैसे पिक्चरों में हम लोग देखते हैं, मूवीज में देखते हैं। तो वो एक सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट है जहां पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है। पढ़ के देखते हैं। इन दिस ट्रेनिंग मेथड द सिमुलेटेड सेटअप इज एस्टैब्लिश्ड प्रॉक्सिमेट टू द मेन प्रोडक्शन प्लांट। जैसा प्रोडक्शन प्लांट है बिल्कुल वैसा ही एक इन्वायरमेंट दिया जाएगा, है ना, और यहां पे टेक्निकल स्टाफ ये सीखेगा कि किस तरीके से टूल्स को ऑपरेट किया जाए, मशीन्स को ऑपरेट किया जाए, जो कि बिल्कुल सिमिलर होंगे जो वो एक्चुअल वर्क प्लेस में यूज कर रहे होंगे। आप लोग पढ़ के देख सकते हो। इन दिस ट्रेनिंग मेथड द सिमुलेटेड सेटअप इज एस्टैब्लिश्ड प्रॉक्सिमेट टू द मेन प्रोडक्शन प्लांट। प्रॉक्सिमेट मतलब बिल्कुल वैसा ही जैसा एक्चुअल प्रोडक्शन प्लांट है। वेयर इन द टेक्निकल स्टाफ लर्न हाउ टू ऑपरेट द टूल। जहां पे टेक्निकल स्टाफ ये सीखता है कि टूल्स को कैसे ऑपरेट करना है, मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है। वो टूल्स और मशीन भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे एक्चुअल में होते हैं, होंगे नकली लेकिन बिल्कुल असली की जैसे होंगे, ठीक है। और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ध्यान से सुनिएगा, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग तब दी जाती है जब एम्प्लॉइज को कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मशीन्स पे काम करवाने की कवायद होती है। यानी कि अगर मुझे किसी कॉम्प्लिकेटेड मशीन या कॉम्प्लेक्स मशीन पे सिखाना है तो पहले वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद ही मुझे उसके बारे में सिखाया जाएगा। बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी अब हम लोग फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज की। बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, जब एम्प्लॉइज को विजुअली कुछ दिखाया जाए या चेंजेस किए जाए, ठीक है, हाँ सॉरी, विजुअली कुछ दिखाया जाए कि इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं, मैनेजमेंट के कुछ एग्जांपल्स को दिखाया जाए, या टीम बिल्डिंग के बारे में कुछ सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए, फिल्म के माध्यम से या डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, तो ये वाला मेथड हो जाता है। और ऑब्वियसली बात है, फिल्म मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो चलेगी नहीं, बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। लास्ट में आते हैं कंप्यूटर्स मॉडलिंग। बेटा ट्रेनीज आर ट्रेन्ड यूजिंग अ कंप्यूटर टू इंप्रूव देयर स्किल्स एंड नॉलेज। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ट्रेनीज को ट्रेन किया जाता है, यहां पे ध्यान से सुनिए, ट्रेनीज यानी जिनको ट्रेनिंग मिलती है, तो ट्रेनीज को यहां पे ट्रेन किया जाता है कि यूजिंग अ कंप्यूटर को यूज करके, कि वो अपनी नॉलेज और स्किल को बढ़ा सकें, ठीक है। कंप्यूटर मॉडलिंग बेसिकली उन सिचुएशंस के लिए होती है जहां पे रिस्क हाई होता है और बहुत कॉस्ट भी होता है, तो पहले कंप्यूटर पे सिखा देते हैं ताकि खर्चा हमारा नुकसान ना हो कोई कंपनी का। लास्ट में आते हैं बच्चों हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है ऑफ द जॉब तो हो गया, अब आते हैं लास्ट में ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स पे, ठीक है। बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स वो होता है जो एक्चुअल वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में ही आपको ट्रेनिंग दी जाए, जो एक्चुअल वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में जब एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसे हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स कहते हैं, ठीक है, जो ट्रेनिंग एक्चुअल वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में आपको प्रोवाइड करी जाएगी। सबसे पहले इसमें बात करेंगे कोचिंग की, ठीक है। कोचिंग इज 1-to-1 ट्रेनिंग। देखो बेटा कोचिंग तो आप समझते हो ना, जैसे राहुल द्रविड़ ने हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को कोचिंग दी, 1-to-1 प्लेयर की प्रॉब्लम्स को समझे होंगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई होगी, किस प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है वो समझा होगा, टीम को एक स्ट्रेटेजी दी होगी, है ना। यहां पे कोच क्या करता है, अपने स्टूडेंट या अपने जो भी है ट्रेनीज, उनके वीकनेसेस को क्विकली आइडेंटिफाई करता है, कमजोरियों को ढूंढता है और फिर कोच उन पे फोकस करता है, इसे कहते हैं कोचिंग। अब आते हैं मेंटरिंग। मेंटरिंग जैसे कि मैं कहता हूं मैं आपका मेंटोर हूं। मेंटोर का मतलब है कि मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूं, मैं आपको डेवलप करना चाहता हूं आपके एटीट्यूड को, कि आपका पढ़ने का एटीट्यूड डेवलप हो। क्लास 12th में अच्छा कर लेना, सीयूटी में अच्छा कर लेना, ये जीवन का आखिरी लक्ष्य नहीं हो सकता है, और भी बड़े बड़े लक्ष्य आएंगे। कल को आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, कल को आप कैट की तैयारी करोगे, पढ़ने की आदत बनेगी, तब मजा आएगी। जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या आता है बच्चों, जॉब रोटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एम्प्लॉइज को ट्रेन किया जाता है जब उनको अलग अलग काम करवाया जाए। जैसे मुझे जब अलग अलग काम करवाया जाएगा तो मैं सारे काम को करते करते खुद ही सीख जाऊंगा, ठीक है। कोई मेरा काम करके देख ले, मैं किसी का काम करके देख लूं, तो मैं धीरे धीरे काम खुद ही सीख जाऊंगा।
लास्ट आता है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। अप्रेंटिसशिप में ट्रेनीज को सर्व करना होता है अप्रेंटिस की तरह एक एक्सपर्ट के अंदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जैसे मान लीजिए मैं ट्रेनी हूं तो मैं एक एक्सपर्ट के अंदर काम करूंगा, एक्सपर्ट के अंडर काम करूंगा लंबे समय तक। एक्सपर्ट को काम करते हुए देखूंगा तो मैं खुद भी सीखूंगा। किसी भी चीज को सीखने का बेस्ट तरीका है काम को करते हुए देखना। They have to work in direct association with and also under the direct supervision of their master. उनको डायरेक्ट एसोसिएशन में काम करना होगा और डायरेक्ट सुपरविजन में काम करना होगा अपने मास्टर्स के। तो भैया कुल मिला के यहां पे कहानी ये है कि ऑन द जॉब जब मैं ट्रेनिंग की बात करता हूं तो कोचिंग में कोच, मेंटरिंग में मेंटर, अप्रेंटिसशिप में एक्सपर्ट और जॉब रोटेशन में एम्प्लॉय खुद ही जॉब को रोटेट करते, मतलब अलग अलग जॉब करते करते चीजों को सीख जाता है, समझ जाता है। तो बच्चा पार्टी यहां तक भी कहानी क्लियर है। अभी आगे बात कर लेते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा इसी में एक और कंपैरिजन, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। बेसिकली इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बट मैं आपके लिए एक चार्ट के फॉर्म में लेके आया ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ऑन द जॉब एक तरफ, ऑफ द जॉब एक तरफ। ऑन द जॉब में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ध्यान से सुनिएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में टेक्निकल चीजें सिखाई जाती हैं। एक होता है मास्टर जो काम सिखाता है, एक होता है अप्रेंटिस जो काम सीखता है। कोचिंग में कोच होता है जो स्टूडेंट के वीक एरियाज पे फोकस करता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं और वो इंटर्न की तरह काम करते हैं किसी कंपनी के अंदर। और जॉब रोटेशन में जॉब को रोटेट करके सिखाया जाता है। ठीक है। क्लासरूम लेक्चर ऑफ द जॉब में आते हैं। ठीक है। फिल्म या डॉक्यूमेंट्री में ऑडियो वीडियो या डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। केस स्टडी में आपको कोई केस दिया जाता है, आपको उसको पढ़ना होता है और उस पर काम करना होता है और काम करते करते आपको सिखाया जाता है। कंप्यूटर मॉडलिंग में कंप्यूटर्स का यूज होता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है सिमिलर टू एक्चुअल वर्क प्लेस। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं काम को करने के, फिर आप करते हो और सीखते हो। ऑन द जॉब अप्लाइड इन एक्चुअल वर्क प्लेस, जहां आप काम कर रहे होते हो वहीं पे आपको चीजें सिखाई जाती हैं। और ऑफ द जॉब में आपको वर्क प्लेस से दूर ले जाया जाता है और आपको चीजें सिखाई जाती हैं। समझ गया बच्चा पार्टी? तो ये हो गया आपका अगला टॉपिक जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। तो भैया हम लोगों ने अगर शुरू से देखा जाए तो स्टाफिंग के हर एक टॉपिक को कंप्लीट किया, चाहे वो स्टाफिंग की प्रोसेस हो, स्टाफिंग का मतलब हो। हम लोगों ने एचआरएम भी देखा, हम लोगों ने बात कर ली है रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की, एंड अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वन शॉट मेरे पसंद आए होंगे, जहां पे मैंने अलग अलग फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एंड फोटोज या ये सब का यूज किया है एंड हैंड नोट्स का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है। इसी के साथ अगर आप लोग बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप यहां पे वन शॉट पढ़ रहे हो, अगर आप लोग एक एक चैप्टर को ज्यादा डिसिप्लिन्ड तरीके से टेस्ट देते हुए ई बुक्स के द्वारा, यानी कि सारे रिसोर्सेज का यूज करते हुए अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो बच्चों आपके लिए एक और चीज है मेरे पास, और वो है महापैक। ठीक है। महापैक आपको मिलेगा अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे, तो उसको जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पे आपको महापैक में कैसे एनरोल करना है ये मैं आपको बता देता हूं, प्लस महापैक के क्या फायदे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको पहुंचना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे और फोन में कर लेना है डाउनलोड। जैसे ही डाउनलोड करोगे तुरंत साइन अप लॉगिन कर दो। साइन अप लॉगिन करने के बाद, जैसे यहां पे मुझसे कह रहा है साइन अप लॉगिन करने के लिए, साइन अप लॉगिन कर दो। ऑल कोर्सेज पे जाओ, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओ। आप बेटा सीयूईटी यूजी पे जाके सीयूईटी कॉमर्स पे जाओगे तो आपको यहां पे व्यू ऑल में जाके महापैक नजर आएगा। अब देखिए महापैक के क्या फायदे हैं क्या नहीं है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहां पे ध्यान से सुनना, ये देखो दिख रहा है तुम्हें, ध्यान से सुनो। सबसे पहले सारे के सारे जितने भी सीयूटी के बैचेस आएंगे जिसमें क्लास 12 भी आपको पढ़ाया जा रहा है, सारे के सारे बैचेस का आपको बेटा एक्सेस मिलेगा। जो भी आपके सीनियर्स हैं जो टॉपर्स रहे हैं इस साल, वो आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। अनलिमिटेड टेस्ट का एक्सेस मिलेगा। ठीक है। आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हो हर सब्जेक्ट के। इसके साथ साथ आपको वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, लाइव क्लास के साथ साथ आपको वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे। प्रिंटेड किताबें आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी कॉमर्स डोमेन के लिए, जहां पे आपको अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स और जीके करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक्स सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। अगर मैं बेटा इसके प्राइस की बात करता हूं तो इसका प्राइस इनिशियली ज्यादा है, बट अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और कूपन कोड क्लिक करते हैं Y769, तो आप देखेंगे कि इसका प्राइस कम हो जाता है और ये आपको 14,940 रुपए का
बैच पड़ता है। तो 14,940 रुपए में अनलिमिटेड एंड अनस्टॉपेबल लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट अनलिमिटेड, किताबें घर तक पहुंचेंगी, मेंटोरशिप मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको इतने रुपए में, और वैलिडिटी भी 14 महीने की, यानी कि अगर जुलाई में लोगे तो अगले साल जुलाई से जुलाई तो चलना ही है, अगस्त सितंबर तक इसकी वैलिडिटी चलेगी। ठीक है, तो आई होप बच्चा पार्टी कि आप लोग को ये वन शॉट अच्छा लगा होगा। एक बार प्लीज कमेंट जरूर कर देना कि सेशन कैसा लगा, सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, एंड CUET अड्डा को सब्सक्राइब करके ही अब एग्जिट करना हमारे सेशन को। कल अगले वन शॉट में मिलते हैं बच्चों, जहां पे मैं आपको डायरेक्टिंग की बारीकियां सिखाने वाला हूं और फिर कंट्रोलिंग का भी वन शॉट आपके लिए लेके आऊंगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद। कमेंट जरूर कर देना कि क्लास तुम्हें कैसी लगी। ऑल द बेस्ट।